जो अभी सर आए थे केमिस्ट्री वाले, पिछले वाली क्लास हमारी वैसे रिकॉर्ड नहीं, 2 क्लास रिकॉर्ड नहीं वो हो गया था। छोटे से किया बड़े से किया या दोनों से? हाँ फिर वेलोसिटी निकाल ली, उससे ट्राई किया टाइम निकाल के, एफ एवरेज से टाइम निकाल के, मोमेंटम इम्पल्स प्रिंसिपल से टाइम निकाल के सीधे ही आ जाता। ये लोग गए कहाँ हैं? बस 2-3 बालक और रहेंगे तो 5-6 होने के बाद भी काफी कम नहीं आया आज। पेपर चालू हो गए क्या बच्चों के? इतने सीरियस होके पेपर दिए जा रहे हैं, वाह। लास्ट टाइम क्या क्या चल रहा था, क्या कर लिया था? ब्रेन के बारे में? अच्छा फ्रेम्स के बारे में, ये तो मेरे को नहीं आता खुद। फ्रेम्स के बारे में क्या क्या बता दिया? सब बता दिया फ्रेम्स के बारे में? बता दिया ना सब? बैठ फटाफट बैठ जल्दी। जल्दी बैठो, पहले प्लान करोगे फिर बैठोगे, इतना टाइम करना होता है। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। फ्रेम के बारे में आप किसी को कुछ दिक्कत हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो किसी को फ्रेम को लेके? फ्रेम को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन? फ्रेम सबका क्लियर है? एक्सेलेरेशन 0 तो कौन सा फ्रेम? इनर्शियल। और अगर एक्सेलेरेशन 0 नहीं है तो कौन सा फ्रेम? फर्क क्या पड़ रहा है? नॉन इनर्शियल में एनएलएम यूज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें स्यूडो फोर्स आ जाता है। अभी तक हमने सिर्फ वो फोर्स देखे थे जो रियल थे, जो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। अब वो वाले फोर्सेस भी हैं जो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनको कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स नथिंग इज नथिंग बट करेक्शन फैक्टर ओनली, सिर्फ करेक्शन फैक्टर है ना उसको, ताकि उसमें एनएलएम इक्वेशन काम कर जाए। तो हमने एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बना लिया और वो फोर्स का इफेक्ट काउंट करना शुरू कर दिया, जिसका कोई दूसरा रिएक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक और है। तुम कहाँ थे बे? तो वहीं रह जाते क्या? सोचा था? हाँ, तो सोचने के बाद भी तुम उसको कर नहीं पा रहे हो, ये तो नाकामयाबी है। बस अब बतियाओगे आधा घंटा। तेरा मार की वजह से वजन कम कर दूंगा मैं, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट बता रहा हूं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे बस यार, तू चुप भी हो जाकर बात करता हुआ। सारा दम गले में ही है, शरीर में है ही नहीं और कुछ। अगर कभी भी कोई स्ट्रिंग कट करते हैं, स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग कुछ भी कट करते हैं, उसमें तुरंत ही टेंशन 0 हो जाएगी।
ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, जैसे ही मैंने इसको कट कर दिया यहाँ पे तुरंत टेंशन जीरो। अगर कोई स्ट्रिंग है, एक मास एम लटका हुआ है, जैसे ही इसको कट किया तो तुरंत यहाँ पे टेंशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। फटाफट आगे बैठते रहो ना। दूसरा पॉइंट कि अगर स्ट्रिंग है कोई और उसके नीचे वाला हिस्सा कट किया गया तो इसमें सडन चेंज आएगा, तुरंत टेंशन एडजस्ट हो जाएगी ऑन स्पॉट। इन स्ट्रिंग टेंशन एडजस्ट इमीडिएटली। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने ये स्ट्रिंग है, इसमें सपोज करो टेंशन टी थी कुछ, ठीक है, यहां पे टेंशन टी1 थी, जैसे ही इसको कट किया, जैसे ही इसको कट किया तो इसमें से तुरंत ही टी घट जाएगा, टी1 घट जाएगा। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन तुरंत ही बैलेंस हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। तो इसमें कैसा चेंज दिखेगा? सडन चेंज। क्या है, पहले भी पढ़ा चुका। चाहे ये नीचे स्प्रिंग भी लगा होता तब भी यही केस होता। अगर मैं इसको कट कर देता और यहां पे टेंशन टी1 थी, यहां पे टी2 थी, तो इसमें तुरंत ही टी1 माइनस हो जाएगी, इसको कट करते के साथ ही तुरंत एडजस्ट कर लेगा। ये इक्विलिब्रियम में लाने के लिए स्ट्रिंग तुरंत एडजस्ट कर लेती है, एक सडन चेंज आ जाता है उसमें टेंशन का। ठीक है, सारी की सारी एडजस्टमेंट ऑन स्पॉट हो जाती है। नहीं, खींच काट रहे हैं हम उसको, ये इनएक्सटेंसिबल है ना स्ट्रिंग, खींचेगी भी नहीं वो। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा? इस पे पहले टेंशन थी, मान ले ये 5 किलो का था, ये 3 किलो का था। इस पे ओवरऑल टेंशन कितनी थी? 80 न्यूटन की। इस पे कितनी थी? 50 न्यूटन की। ये कट कर दिया, इस पे अब तुरंत ही 80 से 30 न्यूटन की टेंशन हो जाएगी ऑन स्पॉट। अब समझ आया? कांस्टेंट लेती समझ में आ गया, वेरिएबल में दिक्कत थी। थर्ड, ये तो था स्ट्रिंग के केस में। स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग में चेंज ही नहीं आएगा अगर t इक्वल्स टू 0 की बात करें। जिस मोमेंट कट किया गया उस समय कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बाद वाली मोमेंट में चेंज आएगा। और अब जो भी वो तुम्हें न्यूमेरिकल देगा वो सारे के सारे कहां पूछेगा? एट t इक्वल्स टू 0। ये कौन सी मोमेंट है? एट द मोमेंट ऑफ ठीक है। स्प्रिंग के केस में क्या होता है? स्प्रिंग के केस में कोई चेंज नहीं आता टेंशन में, नो एडजस्टमेंट इन टेंशन। ये ऐसा नहीं हमेशा के लिए। ये कौन सी मोमेंट पे बात हो रही है? ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। जो फोर्सेस है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, जो फोर्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फोर्सेस विल remains the same। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये m1, ये m2, इसमें टेंशन t1, इसमें टेंशन t2। ठीक है, तो अगर तुमने इसको कट कर दिया, तो इसके फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी टेंशन चेंज नहीं होगी, t2 माइनस t1। लेकिन ये कौन सी मोमेंट की बात हो रही है? उसके बाद तो चेंज आएगा ही आएगा। क्लियर? तो ये 3 रूल याद रहेंगे तुम्हें, पक्का? हाँ। ये तो यही काट दी ना। अगर मैं यही काट दूं तो टेंशन ही खत्म ना। ठीक है, यहां पे मैं दिखा रहा हूं इसके नीचे वाली चीज अगर काटे तो क्या होगा। यहां पे दिखा रहा हूं अगर वही चीज काट दी तो क्या होगा। अगर वही वाली चीज काट दी, स्ट्रिंग और स्प्रिंग, तो टेंशन तुरंत ही 0 होगी। सीलिंग, हाँ हाँ, ठीक है, रुक जा। स्प्रिंग नीचे है, हाँ, ये वाली स्ट्रिंग काट दी। ये पहली बात तो ये स्प्रिंग है। मतलब नीचे स्प्रिंग है। अच्छा, ऐसे कर दूं मैं, ऐसे कर दूं तो अब तूने ये काट दिया ना, ऊपर से काटा है। अच्छा,
ये काट दिया ना, ये काटते ही इसमें तो टेंशन खत्म, ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे नहीं गिरेगा, फ्री फॉल। हाँ, स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। उस केस में क्या होगा, ये तो एक्सेलेरेशन से नीचे दौड़ेगा और ये नीचे दौड़ेगा ही नहीं, इसकी एक्सेलेरेशन 0 होगी, ये ही रुका रहेगा। लेकिन ये कौन से मोमेंट की बात हो रही है, एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 के बाद ये तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं हवा में लटकी रह जाए जादू की तरह, है ना। सारी की सारी बात कौन सी मूवमेंट की हो रही है, उस केस में ये वाले की एक्सेलेरेशन 0 होगी और ये वाला इसकी तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि यहां से तुमने काट दिया। ठीक है। अब तीनों के तीनों रूल क्लियर है। अगर इस स्प्रिंग को मैंने काट दिया, हाँ, तो हमारा जो दोनों मास है वो सेम एक्सेलरेशन से, अब दोनों सेम मास सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे, लेकिन यहां पे नहीं गिरेंगे सेम एक्सेलरेशन से क्योंकि ये स्प्रिंग है, इसमें फोर्स एज इट इज रहेंगे। ठीक है। तो ये वाला स्प्रिंग इसको तो अपनी तरफ खींचेगा, इसको पता भी लगेगा कि ये कटा भी था। ठीक है, ये फर्क है स्प्रिंग और स्ट्रिंग में। एक बार देखो इन तीनों पॉइंट को ढंग से दिमाग में बिठाओ, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं एक, उससे सब समझ आ जाएगा तुम्हें। और यही 3 पॉइंट अप्लाई करेंगे वहां पे, इसके अलावा और कुछ अप्लाई नहीं करेंगे और ना होगा कभी कुछ अप्लाई इसके अलावा। हो गए, बैठ गए दिमाग में, पढ़ लिया सबने। ठीक है। इसमें सब सारे केस आ जाएंगे, अगर ये तुमने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे तुम दुनिया का यहां से। ठीक है। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये इस तरीके से डब्बे लटके हुए हैं। ठीक है। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, टंगा हुआ है मस्त एकदम। अच्छा, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, कितना, तो यहां पे टेंशन कितनी, तो यहां टेंशन कितनी, कोई दिक्कत, इस पे नीचे एनर्जी कितना, तो यहां टेंशन कितनी है, अलग से आगे मारूंगा, किसी ने 40 बोला दोबारा सीट पे स्पेशली। यहां पे टेंशन, अच्छा इसका नीचे एनर्जी 30 लगा, ऊपर टेंशन कितनी, यहां टेंशन कितनी, और इसका नीचे 20 लगा, तो यहां पे टेंशन कितनी, सीलिंग पे टेंशन कितनी, इतना तो हमें क्लियर है, यहां तक सबको समझ आता है, ये तैयार अपना। अब बारी बारी, पहले इसको काट रहे, इसको नाम दे रहा हूं कुछ, इसको नाम दे दिया लेंथ 1, इसको नाम दे दिया स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, लेंथ 2। ठीक है। जो मेरी स्ट्रिंग है वो एल्स के नाम से है और जो स्प्रिंग है वो एस के नाम से है, चलेगा। तो L1 S1 S2 L2। ठीक है। अब एक उठाते हैं। सबसे पहले अगर मैं L1 को काट दूं, इसको काट दिया, तो इसको काटने से वो पूछ रहा है इन सभी की एक्सेलरेशन बताओ क्या क्या होगी, यही पूछता है वो सवाल में, इन सवालों में एक्सेलरेशन पूछेगा हमेशा। तो वो पूछ रहा है मेरे को बताओ A2 क्या होगा, A5 kg क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg क्या होगी, ये काट दिया, इसकी एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड, G डाउनवर्ड, कोई दिक्कत। जैसे ये कट गया यहां से, तो क्या इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन 0, ऊपर स्प्रिंग है उसमें कोई चेंज आएगा, टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन इसमें टेंशन 0 हो गई, तो इस पे अब नीचे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, 50 तो हट गया, कौन सा लगेगा, नीचे 40 लग रहा है, ऊपर कितना 90 लग रहा है, तो ओवरऑल फोर्स कहां है, ऊपर कितना 50। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलो क्या आएगी, 50 अपॉन में 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/4g लिखा जा सकता है। डायरेक्शन कोई दिक्कत यहां तक समझ आया। समेशन ऑफ फोर्सेस कर लिया ना मैंने, यहाँ पे 4 किलो का था, नीचे 40 लग रहा था, टेंशन हो गई खत्म, और ये ऊपर है 90। स्प्रिंग में तो कोई चेंज आता नहीं है सडन, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, तो ऊपर तो फोर्स 90 रहा, नीचे 40 रहा, तो 90 - 40, ऊपर कितना बचा
50। इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि पहले इक्विलिब्रियम था, छोटा तरीका बता रहा हूं इसको करने का, समझ में आ पाए तो, वरना इसी वाले से कर लेना जिससे भी कर रहे हो एफबीडी बना के। बिना एफबीडी क्या करना चाहते हो तो सपोज करो कि ये इक्विलिब्रियम में था पहले, सही बात है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में था। अगर ये पहले इक्विलिब्रियम में था तो इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या था? 0। कितने फोर्स की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस आ गई? 50 ना, तो वही है, उसी के हिसाब से यहाँ पे 50/4 आंसर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे तो फिर अपना माइनस करके भी तो निकाल सकते हैं कि हाँ। माइनस क्या और फिर एक तो तुम्हारा तरीका ये है कि तुम क्या कर रहे हो, लाने की भी जरूरत नहीं है ना। ये नीचे 40 ऊपर 90, तुम ऐसे कर रहे हो 90 - 40 50, और एक्सेलेरेशन कहाँ? ऊपर, तो फिर लोज लगाओगे और फिर निकालोगे, है ना, जो कि तुम मनी मन में कर पा रहे हो, अच्छी बात है। दूसरा तुम ये भी सोच सकते हो F1 + F2 + F3 अगर 0 है तो यही तो इक्विलिब्रियम है, यही तो था पहले। अब इक्विलिब्रियम हट गया, इक्विलिब्रियम वो किस वजह से हटा? वो इसीलिए तो हटा कि F1 + F2 अब -F3 के बराबर होने लग गए, क्योंकि एक फोर्स हट गया, ये वाला फोर्स हट गया पिक्चर से। अब ये वाला फोर्स हटने की वजह से इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, इक्विलिब्रियम में। तो ऐसा कौन सा फोर्स था जो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा था, F1 F2 को? F3 तो लेके आ रहा था इक्विलिब्रियम में, वही लिखा, समझ आया? तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि इसमें से मैंने 50 छीन लिया था ना, तो 50 अगर ना छीनता तो ये इक्विलिब्रियम में था, 50 छीनने की वजह से ही ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया, तो वही नेट फोर्स है बटा 4। समझ आया? कोई दिक्कत? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये नहीं समझ आ रही छोटी सी बात, तो अपना ही सीसी करते रहना। ये मेथड 1, मेथड 2, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? दोनों तरीके में किसी को कुछ पूछना हो यहां तक? ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ 3 kg, 3 किलो वाले की एक्सेलेरेशन क्या होगी? ये कटा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसको पता भी पड़ेगा ये कटा था, तो ये तो वहीं रहेगा, तो इसकी भी एक्सेलेरेशन कितनी? ठीक है, 3 किलो और 2 किलो वाले की 0 एक्सेलेरेशन, और 4 किलो वाले की 5/4g ऊपर की साइड, और 5 किलो वाले की g नीचे। क्या ये सारी एक्सेलेरेशन समझ में आई कहां से कैसे आ गई? पक्का? अब अगर यहां ये काट दिया, अगर S1 काट दिया, अब क्या क्या होगा? S1 कटते ही इसमें टेंशन 0, इसमें टेंशन 0, इसमें टेंशन 0 होते ही ये वाली चीज और ये वाली चीज तो गई नीचे, कितने से? फ्री फॉल से। तो मेरे को बताओ A4 बराबर A5 kg, इनकी एक्सेलेरेशन क्या है? जी, डाउनवर्ड्स। यहां तक सबको समझ आता है? ठीक है, अब जैसे ये कटा तो कौन सा फोर्स था जो इनको बैलेंस कर रहा था? 90। तो नेट फोर्स कितना है बैलेंस करने के लिए? 90, और वो माइनस होके मिलेगा, तो मतलब -90 न्यूटन से ऊपर जाएगा, या फिर ये बोल लो 90 न्यूटन से ऊपर जा रहा है क्योंकि तुमने 90 छीन लिया था। समझ आ रहा है? वरना फिर ऐसे कर लो कि ऊपर 120 था, अब 90 तो 0 हो गया, नीचे 30 बचा, 120 - 30 कितना? वैसे कर लो, आना तो 90 ही है ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड नेट फोर्स कितना? 90, तो ये 90 के फोर्स से ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी इसकी 3 kg वाले की? 90/3, इसको लिख सकते हैं 3g। कहां पे? कोई दिक्कत? अच्छा, जब तुमने ये काटा था तो ये तो चला गया ऊपर, ये चला गया ऊपर, क्योंकि इसमें कोई फोर्स का चेंज नहीं आया था, तो जब इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा तो ये तो पता ही नहीं कर पाएगा कि यहां से कुछ चीज कटी भी थी, तो इसकी एक्सेलेरेशन कितनी रहेगी? कोई दिक्कत? क्या सभी की एक्सेलेरेशन समझ आ गई? जब ये यहां से कटा था तो ये तो ऊपर जा रहा है, कितने से? 3g से ऊपर जा रहा है, इसके फोर्सेस में कोई चेंज आया? जब इसके फोर्स में कोई चेंज नहीं आया तो ये किससे कनेक्टेड है? इससे। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि उसका आज भी 120 लग रहा है स्प्रिंग में, इसका 120 न्यूटन चेंज हुआ नहीं, तो स्प्रिंग में तो कोई चेंज ही नहीं आया ना। हाँ, एक्सेलेरेशन चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो नेट फोर्स से आती है ना, स्प्रिंग फोर्स से थोड़ी ना आती है।
जो तुम लिखते हो एफ नेट इक्वल टू में लिखते हो ना, एफ इक्वल टू में तो होता ही नहीं। ये इक्वेशन तो बिल्कुल ही गलत है जो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो आंख बंद करके, ये तो गलत है बिल्कुल। तुम बताओ तो सही है कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है, तो उसी की वजह से एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से थोड़ा ना आएगा अकेले। तो स्प्रिंग फोर्स में तो कोई भी चेंज नहीं आया, वो 120 ही रहा। ठीक है, लेकिन नेट फोर्स कितना हो गया? 120 माइनस 30, क्योंकि 90 जीरो हो चुका था कटते ही। तो इसमें तो टेंशन में कोई चेंज आया ही नहीं ना। ये वाला ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है और इसको फील हो रहा है कि इस वाले स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं है, तो इसको तो पता ही नहीं पड़ेगा ना यहां से कुछ कटा भी था, तो ये तो यहीं का ही रहेगा ना। ठीक है, क्लियर? अब अगर मैंने इसको काट दिया, S2 काट दिया, S2 काट दी, इसमें टेंशन जीरो। अब इसमें टेंशन जीरो होते ही क्या इसमें कोई चेंज आएगा? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसमें नहीं आ रहा। वरना अगर इसके नीचे एक स्ट्रिंग अटैच होती तो उसमें तुरंत ही टेंशन जीरो हो जाती। ठीक है, और क्या हो जाता? फ्री फॉल। अब क्या होगा? अब यहां पे कट लगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पक्की बात। इसमें टेंशन जीरो हो चुकी, तो इसमें जब कोई चेंज नहीं आया तो इस पे 90 तो लग रही है टेंशन और 30 लग रहा है नीचे फोर्स, तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है? और तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये इक्विलिब्रियम में कब था? जब ऊपर 120 लग रहा था, वो तुमने छीन लिया जीरो करके, तो 120 ही नेट फोर्स है अब, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो 120/3 कितना आ जाएगा? तो 3 किलो वाली की एक्सेलेरेशन कितना आई? 4g। कहां? नीचे की ऊपर? क्लियर हुई ये बात? तो 3 किलो वाले डब्बे की एक्सेलेरेशन है 4g नीचे। अच्छा, ऐसे ही 3 किलो वाले की तो आ गई। 4 और 5 kg वाले की एक्सेलेरेशन कहां पे? 3 kg पे। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, इसमें टेंशन जीरो हो गई। ऊपर तो सब माल पानी जीरो हो गया इसके लिए। नीचे इस पे कितनी टेंशन है? 90। ये थोड़ी ना कटा हुआ है, एक टाइम पे एक ही काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से काट दिया नीचे कुछ था ही नहीं, कटा हुआ नहीं देख रहे, अब अलग से काटा हुआ है। ये सारा का सारा सिस्टम एज इट इज था, इंटैक्ट। अब यहां पे कट लगा तो नीचे टेंशन है 90, नीचे 30 न्यूटन का फोर्स भी है इस पे, तो नीचे ओवरऑल कितना फोर्स है इस पे? नेट फोर्स कितना? 120। मास कितना? 3 किलो। तो एक्सेलेरेशन कितनी? 120/3। तो कितना आया वो? 4g। और कौन सी डायरेक्शन में? कट यहां पे लगा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। जब इसमें कोई चेंज नहीं आया तो पता ही नहीं पड़ेगा यहां कट लगा है एट t = 0 पे। t = 0.01 सेकंड पे ये सब कहानी चेंज हो जाएगी, ये सब गलत हो जाएगा। ये सिर्फ कब है? t = या फिर उस मोमेंट पे जब हमने काटा है, जिस मोमेंट पे जस्ट काटा है उसी मोमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो नीचे आएगा, इसको कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो जब इसको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा तो ये तो ही रुका रहेगा ना, t = 0 पर, ये भी ही रुका रहेगा। तो ये दोनों की एक्सेलेरेशन क्या होगी? कोई दिक्कत? और 2 किलो वाले की क्या होगी? 2 kg वाले की क्या होगी? कितनी? ऊपर जाएगा, 2 किलो वाला ऊपर जाएगा। अभी एक पॉइंट लिखवाया था, ये जो स्ट्रिंग है इसमें सडन चेंज आते हैं, ये तुरंत एडजस्ट करेगा टेंशन को। और कितनी होगी इसकी टेंशन? अब 20 हो जाएगी इसकी बस टेंशन। तो अगेन A2 कितना? बिकॉज ऑफ सडन एडजस्टमेंट, सडन चेंज। कैसे चला जाएगा वो तुम्हारी रिएक्शन स्पीड टाइम से पहले चेंज हो जाता है। मैंने यही तो लिखवाया था यहाँ। स्ट्रिंग में टेंशन में एडजस्टमेंट इमीडिएट होती है, सडन चेंज आता है एकदम। हाँ, तो सडन चेंज आता है ना इसमें। सडन चेंज मतलब सडन एडजस्टमेंट, ये भी तो देखना, वो एडजस्ट करता है इमीडिएटली। सडन चेंज कौन से वाला चेंज? जो टेंशन एडजस्ट कर रहा है, जो टेंशन बैलेंस कर रहा है। ये टेंशन हमेशा इस तरीके से एडजस्ट करेगा ना, जैसे पहले यहां पे T1 था, ये T था, जैसे यहां पे कट लगा, कट लगते ही इस T में से ये वाली टेंशन हट जाएगी और अब इसमें टेंशन कितनी बचेगी? सिर्फ और सिर्फ T-, और वो किसको बैलेंस कर रही होगी? 30 को। तुरंत ही हो जाएगा ना वो काम, तो ये ऊपर थोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग अलग काम कर रहा है, स्ट्रिंग अलग काम कर रही है। तो 2 kg की कितनी टेंशन, सॉरी टेंशन कह रहा हूं, एक्सेलेरेशन कितनी? और 3 kg वाले की 4g नीचे, और 4 और 5 वाले की
ये 4 और 5 वाले की 0। तो दिक्कत, क्योंकि इसके सारे फोर्सेस बैलेंस है t इक्वल्स टू 0 पे जब ये कटा था, ऊपर वाला ये वाला। ठीक है, ये सारी बात समझ आई? यहां तक किसी को कोई परेशानी? पक्का? S1 जब हमने काटा तो तुमने वही चीज काट दी ना जहां से जिससे 4 kg अटैच्ड है। 4 kg कितने से नीचे जाएगा? जी से। क्यों रहेगा? ये स्ट्रिंग है, तुरंत एडजस्ट नहीं करेगी। ये क्या चीज है? स्ट्रिंग। तो ये तुरंत एडजस्ट करेगी। ठीक है। हाँ, फिर 0 होती। अभी हमने S2 काट दिया। ठीक है, जो 120 S2 काटा, जो ऊपर 120 टेंशन लग रही थी वो हट गई। जिसको काटते हैं उसी में तो टेंशन 0 होती है। नहीं, इस पूरी स्ट्रिंग में नेट टेंशन 0 हो गई। इसमें तो आज भी 120 है ना नीचे की साइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हटेगी तो ये भी हटेगी, नहीं, स्प्रिंग में नहीं होता ऐसा। स्ट्रिंग होती तो हो जाता है ऐसा। ठीक है। अब एक फाइनल चीज काटे बिना रह गई, वो कौन सी है? अब L2 को भी काट लेते हैं, है ना? तो जैसे ही हमने L2 काटा, L2 काटते ही इसमें टेंशन 0, इसमें टेंशन 0 होते ही इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें तो होगी टेंशन 0, इसमें होगी टेंशन 0। तो 2 किलो वाली की एक्सेलरेशन निकालो, कितनी होगी? 2 किलो वाले पे ऊपर 140 तो हो गया 0, नीचे नेट कितना लग रहा है? 140, और मास कितना है? 2, तो 140 बटे 2 कितना है? 7g, और 7g कहां? डाउनवर्ड्स। कोई दिक्कत? पक्का? 7g कितना हो गया? ये 7g से नीचे आ रहा है, कटा तो ये है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया था, तो इसकी एक्सेलरेशन, इसकी हो गया। कौन? जूही? क्या कांड करके आए हैं? अच्छा, मैं घर पे कभी दूध ऐसी गैस पे ऊपर छोड़ के आ गई हो, घर वाले आ गए हो तब के लिए। हाँ, कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तूने 10 मिनट की क्लास मिस कर दी है। अरे बैड कुछ नहीं है, ऐसे ही होता है फिजिक्स मैथ में, यही होता है। तुम बीच में 5 मिनट मिस कर दो क्लास, उससे आगे समझ में आना बंद हो जाएगा। क्या? नहीं, आई ब्लिंक ऐसा भी नहीं है। ठीक है। इसने 2 भिगोनों में दूध खुला छोड़ा, ज्यादा बड़ा कांड हो गया। हमें बताइए हुआ क्या था? ठीक है, आगे तुझे भी जाना है? वो तो कल भी लगवा सकते हो तुम। रिकॉर्डिंग ही देखना फिर तुम। क्या? मुझे वो पढ़ेंगे अपने आप। मैं तो जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना कर सकता हूँ सबके लिए बस। अच्छा, सब सामने शांति ही। भाई साहब कभी तो चुप हो जाया कर। 5 ग्राम का भी फोर्स लगा दिया ना टेंट पे, वही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, अब ये इसमें इससे फालतू वो कभी कुछ नहीं पूछ सकता, ये टॉपिक यहीं समाप्त होते हुए। हाँ, लगा ले सीरीज में, कितने भी स्प्रिंग लगा ले सीरीज में, तुझे पता है जो कट होगा उसमें टेंशन 0 होगी, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। वो उसमें आएगा, तुम्हारा एसएचएम में आएगा, एसएचएम, क्योंकि वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छे से पढ़ोगे ना तुम। ठीक है, और वर्क पावर एनर्जी में भी 2 जगह आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं उसको उससे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, और ना तुम्हें ये बता पाऊंगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, बिना उसके होगा नहीं वो।
ठीक है। अच्छा अब आगे की कहानी सुनो। अब पढ़ते हैं फ्रिक्शन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद शीट ही शीट करेंगे दबा के। हाँ फ्रिक्शन होती है चैप्टर खत्म। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम फ्रिक्शन कितने टाइम में, कितने दिनों में या कितने सालों में कर रहे हो। मैं तो एक दिन में भी करा सकता हूँ, मतलब 1-1.5 घंटे में भी करा सकता हूँ। क्या ये हमेशा ऑडियंस पे डिपेंड करता है। ये हमेशा ऑडियंस पे डिपेंड करता है कोई टॉपिक कितने दिनों का है। हाँ तुम पे डिपेंड करेगा, तुम समझ रहे हो। तुम बोल दो कि हमें नहीं समझना, मैं अभी सारा का सारा चैप्टर खत्म करा देता हूँ शीट समेत। क्या एक मिनट में थोड़ी ना होगा खत्म, पागल है क्या। सब शांत रहोगे, मैं बढ़ा लूं? ठीक है, वो तभी पॉसिबल है तुम शांत रहोगे। तो फ्रिक्शन की कहानी हमने ऐसे शुरू की थी कि हमारे पास जो सरफेस था वो पहली बात स्मूथ से रफ हो गया। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या, रफ सरफेस। इसका कोई भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम लगातार इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट होगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे। उस कॉन्टैक्ट फोर्स के ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये किसने दिया, सरफेस ने। किसने दिया, जनरेटेड बाय कॉन्टैक्ट एरिया, जनरेटेड बाय कॉन्टैक्ट। इस वाली चीज की वजह से एफसी जनरेट हुआ। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट और एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ये असली कहानी। ठीक है, और ये जो एंगल होता है जिसको लैम्डा बोलते हैं, ये होता है एंगल ऑफ, और नीचे इस पे एमजी तो लगी रहा होगा। ये सारी कहानी क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी। अगर इस डब्बे का मास m है तो ठीक है। इसमें ये जो फ्रिक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या बनी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई दिक्कत? अगर तुम्हें यहां से 10 लैम्डा निकालना हो तो वो किसके बराबर आएगा, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा इस ट्रायंगल के लिए, और ये बेस की तरह। अच्छा, ये वाली बात भी समझ आती है, यहां तक कोई परेशानी? अब थोड़ा सा इस पे स्टडी करते हैं कहां से आ रहा है ये सरफेस इसको क्यों दे रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा क्या हो गया, कहां से जनरेट हुआ है, कहां से आया। जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका जन्म कहां से हुआ, या फिर इन शॉर्ट ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसका जन्म कहां से हुआ, कॉन्टैक्ट से। ऐसा क्या था भाई कॉन्टैक्ट में कि इसने ये जनरेट कर दिया एफसी। रफ सरफेस में, रफ सरफेस होने की वजह से ये क्यों आ गया, क्यों पैदा हुआ ये, क्या सरफेस पे ग्रेविटी, इर्रेगुलरिटी ऑफ सरफेस। तो अगर वो इर्रेगुलर है तो उससे क्या हो गया, इंटरलॉकिंग हो गई। क्या होती है इंटरलॉकिंग, सही जा रहे हो, बताते रहो बस, फटाफट हो जाएगा। सरफेस रफ होना, इर्रेगुलरिटी होना सरफेस में एक ही तो बात है। आगे बताओ। मतलब एक दूसरे की रब कर रही है, मतलब एक्चुअली फ्रिक्शन लग रहा है कि एक दूसरे को कॉन्टैक्ट एरिया बता दिया, उसके बाद मूव कर दिया तो फिर तो कॉन्टैक्ट एरिया तो बता नहीं। डेड लॉकिंग, ये इंटरलॉकिंग से डेड लॉकिंग। क्या एमएमए खेल रहा है क्या? तो जब हम इंटरलॉकिंग को ब्रेक करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स मिलता है। इंटरलॉकिंग ब्रेक कैसे हो सकती है? तो मतलब मैंने सरफेस की लुक चेंज कर दी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हें शायद बताया हुआ है कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज को टच तो कर ही नहीं सकती फिजिकली, है ना। तो फिर वो डेड लॉकिंग टूटी, या फिर जो भी तेरे इंटरलॉकिंग थी वो टूटी कैसे? वो इंटरलॉकिंग, अरे वो इंटरलॉकिंग ब्रेक कैसे हो रही है ये बताओ। जब वो टच ही नहीं कर रहे आपस में, ब्रेक किसको कर रहे हो?
अब सुनो, जब हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाते हैं ना, तो वहां पे दुनिया के सारे सरफेस सेम दिखते हैं, अलग अलग नहीं दिखते। ठीक है, समझो इस बात को। अगर मैं ग्लास ले लूं, ठीक है, बिल्कुल चिकना ग्लास, प्लेन एकदम, और एक जगह सैंड पेपर ले लूं, सैंड पेपर जानते हो ना, अगर यहां पे रगड़ोगे तो इस गाल के पार दांत दिखने लगेंगे। ठीक है तो मैंने लिया सैंड पेपर और लिया ग्लास, स्मूथ ग्लास एकदम, है ना। जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमें सेम चीज नजर आएगी, हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा ग्लास है कौन सा सैंड पेपर है, एग्जैक्टली सेम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक दुनिया में कौन होते हैं? एटम। एटम में दो चीजें होती है, एक न्यूक्लियस और उसके आजू बाजू एक एनर्जी, जिसको हमने जिस एरिया को इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है ना। तो तुम एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन में फर्क थोड़ा ना बता दोगे, सेम ही तो चीज है। एक एटम के न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी भी शक्ल सेम ही है, तो सब आइडेंटिकल चीजें हैं। तो जब माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाओगे तुम्हें क्या दिखेंगे? एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो कि सब सेम है, किसी के अलग थोड़े दिखते हैं। ऐसे थोड़े ना इसके टेबल के एटम और इस दीवार के एटम अलग अलग दिखने लग जाएंगे, सेम ही दिखेंगे, क्योंकि एटम किस चीज से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, खत्म। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सभी सेम होते हैं, किसी भी एटम के उठा लो। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाएंगे और वहां पे 1000 टाइम जूम या फिर 1 लाख टाइम, करोड़ टाइम जूम करके देखेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कि सभी चीजें एक जैसी है, दुनिया के सारे सरफेस एक जैसे दिखते हैं, चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, सभी के सभी रफ है और सभी के सभी सरफेस ऐसे दिखते हैं कुछ कुछ। ठीक है, सभी के सभी सरफेस कुछ इस टाइप से दिखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ पढ़ा हो, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा हो। तो ये जितने भी फील्ड फोर्स होते हैं, ये जितने भी फील्ड फोर्स होते हैं, इसमें हमेशा ही नीचे r² आता है, आता है ना। जैसे अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो झमाझम अपॉन r² gm1 m2 अपॉन r² होता है। gm1 m2 तो कांस्टेंट हो गए, बचा क्या? इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे एक्टिवेट होता है। अर्थ से उड़ते चले जाओ, उड़ते चले जाओ, उड़ते चले जाओ, अब वहां पे मतलब कहीं 6400 किलोमीटर दूर ऊपर चले जाओ, ऊपर और भी दूर चले जाओ, है ना, 12-15 हजार किलोमीटर ऊपर चले जाओ, ग्रेविटी इतना इफेक्ट नहीं देगी जितना अर्थ के सरफेस पे लग रहा है। और एक डिस्टेंस के बाद ग्रेविटी लगेगी नहीं, तैरोगे तुम स्पेस में। तो ग्रेविटी कब एक्टिवेट हुई? जब तुम पर्टिकुलर सेपरेशन पे आए, है ना। ऐसे हमारे पास कितने टाइप के फील्ड फोर्स होते हैं? वैसे 2 ही होते हैं, बट तुम अभी 3 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक, दूसरा, तीसरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करते ही करते हैं, और दुनिया का हर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। तुम दुनिया में जिस फोर्स का नाम रखा गया है उस फोर्स का नाम ले दो और तुम बोल सकते हो कि आंख बंद करके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दुनिया का जो भी फोर्स का तुमने नाम रख दिया वो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ऐसा भी नहीं है ग्रेविटेशन फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलने लग जाओ, नहीं नहीं, इतना पागल भी नहीं बनना। ठीक है, इतनी तो सेपरेशन रखनी है कि वो अलग से बिल्कुल ही एंटायरली फील्ड फोर्स है, डिफरेंट बिल्कुल। ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के जितने भी तुम फोर्स पढ़ रहे हो सारे के सारे दुनिया में कैसे हैं? चाहे कॉन्टैक्ट हो चाहे बिना कॉन्टैक्ट के हो, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर दुनिया में एग्जिस्ट करेगा तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्पिन की वजह से उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। और कोई दुनिया में चीज ऐसी नहीं है जो बिना इलेक्ट्रॉन के बन जाए। इवन एटम नहीं बनता बिना इलेक्ट्रॉन के, और कोई चीज बिना एटम के नहीं बनती। तो हर चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, और वहीं से सारी चीजें जनरेट होती है, वही सबकी जड़ है। ठीक है तो असलियत में सारे के सारे फोर्सेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और फील्ड फोर्स है तो पर्टिकुलर सेपरेशन पे ही एक्टिवेट होंगे, पर्टिकुलर सेपरेशन पे ही एक्टिवेट होंगे। तो होता क्या है, जब ये दो सरफेस आपस में ऐसे ऐसे रखे होते हैं, तो जो पास वाली चीजें होती है जिसके बीच में सेपरेशन मिनिमम है, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा फोर्स एक्टिवेट हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड और F फॉर फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिवेट हो गए, और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे एक दुनिया का हाइड्रोजन रखा हुआ है, दूसरी दुनिया में क्लोरीन रखा हुआ है, कभी बनेगा HCl? नहीं। जैसे ही पास में लाओगे तो ये H+, ये Cl-, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और अगर इनकी सेपरेशन एक पर्टिकुलर सेपरेशन से कम हो गई तो इनके बीच में वो फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे बॉन्ड बन गया।
तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही तो हम बॉन्ड बोल रहे हैं। समझ आया? तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, और दो सरफेस में वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इनको बोलते हैं डिप्रेशन और इनको बोलते हैं हिल्स। ठीक है, तो जब कभी भी दो डिप्रेशन एक पर्टिकुलर सेपरेशन से कम दूरी पे आ जाएंगे दो सरफेस के, तो उनके बीच में क्या फोर्स, कौन सा फोर्स जनरेट हो जाएगा? और ये जो भी बात मैंने की है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लैटिस की बात की है। किसकी बात की है? सॉलिड की। ऊपर वाला भी सॉलिड है, नीचे वाला भी, बाकी और सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन हम अभी जो भी हमने बातें पढ़ी है वो सिर्फ किसके स्पेसिफिक है? सॉलिड। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे फ्लूइड ले लिया, फ्लूइड होता है जो चीज फ्लो कर सके उसे क्या बोलते हैं? तो गैस और लिक्विड दोनों ही किस में आते हैं? फ्लूइड्स में आते हैं, दोनों को फ्लूइड्स बोलते हैं, गैस को भी और लिक्विड को भी। अगर मैं सॉलिड और फ्लूइड ले लूंगा तो फ्लूइड तो फ्लो कर सकता है, तो वो बह जाएगा, वो बिल्कुल इसके और भी पास आ जाएगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन बिल्कुल अलग तरीके से होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन बिल्कुल ही, और हम कंपेयर भी नहीं कर सकते सॉलिड और सॉलिड फ्लूइड के कॉन्टैक्ट फोर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि हर मॉलिक्यूल या फिर हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका भी अलग होगा, बॉन्ड एनर्जी भी अलग होगी, सब कुछ अलग हो जाएगा, तो कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब तुम्हें पता लगा अब होता क्या है, जब ये सरफेस किसी पर्टिकुलर सेपरेशन से ज्यादा पास आ जाएंगे तो इनमें क्या बन जाएगी? बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगी। वो बॉन्ड फॉर्मेशन जस्ट बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? उसने बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास है स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। अब तुम जब इसको सेपरेट करोगे तो ये चाहेगा ना सेपरेट हो, अट्रैक्ट करेगा। तो वही हो रहा है, जब तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो ये एक्टिवेट हो रहे हैं, और ये एक्टिवेट होने के बाद जब ये स्ट्रेच होंगे, तो स्ट्रेच होने के बाद ये क्या चाहेंगे कि इनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था, हर चीज का यही सपना है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, अपनी मिनिमम स्टेट पे आ जाए। तो ये क्या करना चाहेगा? जब ये खींचेगा तो ये क्या करना चाहेगा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहेगा, और वो मिनिमम कब होगी? जब ये वापस इस पोजीशन पे आ जाए। जैसे ही मैं इनकी ज्योमेट्री चेंज कर रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना पिक्चर में, कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी। तो वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चाहेगी कि ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाए ताकि वो मिनिमम रहे। तो जब तुम ये फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अपनी सेम स्टेट में रहना चाहते हैं, तो ये रोकेंगे उस चीज को और एक अपोजिशन फील कराएंगे मेरे एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। ये है असलियत में फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, तो वही है ना कि मान ले रफ सरफेस, जो बहुत ज्यादा रफ सरफेस लिया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे आपस में। ठीक है, ये सारी कहानी समझ आती है? यहां तक कोई परेशानी? लास्ट बात क्या? क्यों? क्योंकि उसी स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और हर चीज का क्या मोटिव होता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अचीव करना। तो अगर मैं इसको जब खींचूंगा तो ये स्ट्रेच होंगे, ये बॉन्ड स्ट्रेच होंगे, तो ये बॉन्ड की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो इस स्टेट में थी ना। जब तुम इसको स्ट्रेच करोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, वो चाहेगा मिनिमम हो, तो अपोजिशन फील करेगा ना। जब मैं इसको ऊपर वाले सरफेस को या नीचे वाले सरफेस को रिलेटिव मोशन कराना चाहूंगा तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, स्लिपिंग को अपोज करेगा। ठीक है, और वही इफेक्ट मेरे को मिलेगा इस कॉन्टैक्ट फोर्स के मतलब। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है फिर टूट जाएगा दो फोर्सेस में, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, जैसे यहां पे इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इस स्ट्रेचिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, है ना। अच्छा, एक और चीज आती है, एक वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है जो आंसर नहीं, जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। एक चीज होती है तुम्हारी जिसको बोला जाता है कि क्या फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट है फ्रिक्शन फोर्स? डिपेंड कर रहा है। कैसे? आज स्केल पे मतलब ज्यादा चेंज आ रहा है एरिया में तो फिर डिपेंडेंट है, और नहीं आ रहा तो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, सॉलिड में हमेशा नेगलेक्ट कर सकते हैं। कभी तुमने देखा है फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला, चाहे मैक्सिमम का हो, चाहे लिमिटिंग का हो, चाहे जीरो का हो, चाहे बीच की स्टेट का हो, कभी भी तुमने देखा है कि फ्रिक्शन के फॉर्मूले में कभी एरिया आता हो?
कभी देखा? सर एक सर्कुलर चीज ले ली और एक सॉलिड स्फीयर ले लिया तो हाँ। सर्कुलर पे कम फ्रिक्शन लगेगा ना? नहीं, कम नहीं लगेगा बराबर लगेगा। ऐसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो होते हैं, तो कैसे एक पे ज्यादा दूसरे पे कम कर देगा? एरिया पे डिपेंड कर जाएगा ना। कैसे एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है? सर्कुलर में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है हाँ, तो तो फ्रिक्शन कम लगेगी। उसको माइक्रोस्कोपिक में जब देखेगा ना, वो जो तेरे को कम दिख रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होगा। अब परफेक्ट स्फीयर की बात कर रहे हैं। हाँ, परफेक्ट स्फीयर ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो तू उसकी बात कर रहा है ना कि दो स्फीयर मैंने इस तरीके से टच किए कि सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है वहां से, ऐसे ना? वो पॉसिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल नहीं है, वो केस ही पॉसिबल नहीं है। और वहां पे फ्रिक्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मैंने कंडीशन नहीं पढ़ाई फ्रिक्शन कब आएगा। 3 कंडीशन होती है, तीनों फुलफिल होती है एक साथ, तब फ्रिक्शन आता है, वरना आता भी नहीं। वो सिर्फ सरफेस रफ होने की वजह से फ्रिक्शन नहीं आता। अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आगे सारी कहानी खुलती चली जाएगी। तो होता क्या है, सॉलिड के केस में जो मेरा एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया होता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया होता है, वो 10⁻⁻⁴ टाइम्स ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट एरिया के बराबर होता है। ठीक है? ये पूरा का पूरा क्या है? फिजिकल कॉन्टैक्ट एरिया। और ये क्या है? एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया। तो जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया होता है सॉलिड लैटिसेस में, वो 10⁻⁻⁴ टाइम्स होता है फिजिकल एरिया के। तो क्या मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं इस चीज को? क्या मेरे न्यूमेरिकल पे कभी भी 5% से ज्यादा फर्क डाल पाएगा? कॉन्सेप्चुअली तो डिपेंड कर रहा है, वो कॉन्सेप्चुअली फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन न्यूमेरिकली डिपेंड नहीं कर रहा। न्यूमेरिकली क्यों डिपेंड नहीं कर रहा? क्योंकि ये 10⁻⁴ टाइम्स जब तुम किसी भी एरिया को करोगे तो उसमें एरर कितना आएगा? 10⁻⁴ टाइम्स के ऑर्डर का आएगा, तो वो हमेशा ही 5% के अंदर रहेगा। फर्क ही नहीं आ रहा कुछ ज्यादा हमारे उसमें कैलकुलेशन में। एक बहुत बड़ी चीज ले ली और एक बहुत छोटी तो आएगा। एक बहुत बड़ी चीज ले ली और एक बहुत छोटी चीज ले ली, तो दोनों सेम कॉन्टैक्ट एरिया शेयर करेंगे ना। फिजिकल कॉन्टैक्ट एरिया और एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया तो दोनों का आइडेंटिकल होगा ना। जैसे मैं लेके बताता हूं, एक बहुत बड़ी चीज और एक बहुत छोटी चीज, ये कह रहा है ना? ठीक है। इस वाली लेयर को ऐसे बना दिया, सिर्फ इतना सही है कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है? अब ये जो इतना सा कॉन्टैक्ट एरिया है, सपोज कर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। अब ये वाला और ये वाले का जो फिजिकल कॉन्टैक्ट एरिया दोनों का ही बराबर है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया भी दोनों का बराबर है, और दोनों के केस में ही एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया और फिजिकल कॉन्टैक्ट एरिया में अब भी 10⁻⁴ का फर्क है। ग्राउंड से देखे तो मतलब इस पे ये फ्रेम वाली चीज तो है ही नहीं, ये इसमें वेलोसिटी वगैरह थोड़ी ना है कोई। किसको ग्राउंड पे रख के देखें? अच्छा, ऐसे इस तरीके से अलग अलग ना। तो अब जो ग्राउंड और इसके साथ कॉन्टैक्ट एरिया है वो आइडेंटिकल है, और ये जो ग्राउंड के साथ बना रहा है एरिया, वही ग्राउंड इसके साथ एरिया कॉन्टैक्ट में है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये मार्कर रखा है, मार्कर छोटा है, टेबल बड़ी है, तो जितना एरिया टेबल का मार्कर शेयर कर रहा है, टेबल भी तो मार्कर का उतना ही एरिया शेयर कर रही है। अलग अलग कर सकते हैं कभी? पॉसिबल है ऐसा कभी? इस मार्कर को मैं और छोटा कर दूं तो और छोटा होने के बाद ये टेबल के साथ कम एरिया शेयर करेगा, लेकिन सेम टेबल भी तो अब मार्कर के साथ कम एरिया शेयर कर रही है। कॉन्टैक्ट तो एक म्यूचुअल प्रॉपर्टी है ना, दोनों की साथ जनरेट होगी। हाँ बता। हाँ तो एरिया पे डिपेंड करके नहीं, नॉर्मल की वजह से उसका मास ज्यादा है एक का। मास सेम कर दिया। हम मास सेम कर ले, अब सेम रहेगी फ्रिक्शन। ठीक है? अब हो गया क्लियर फंडा पूरा? वो मैं समझ गया। ऐसा हो सकता है ना कि भाई एक मास, एक साइज बड़ा है उसका, एक का साइज छोटा है, लेकिन मास सेम है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है? तो जो बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है, वो सेम नॉर्मल उठाएगा जमीन से, छोटे वाले साइज का भी सेम नॉर्मल उठाएगा जमीन से। कॉन्टैक्ट पे डिपेंड क्या कर रहा है? मास पे कर गया ना। लेकिन ये सब न्यूमेरिकली बातें कर रहा हूं मैं। कैसी बातें कर रहा हूं?
कॉन्सेप्चुअली बातें नहीं कर रहा, कॉन्सेप्चुअली तो वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, एरिया ना हो तो खत्म ही हो गया सब कुछ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? कोई तुमसे पूछे कि भाई एरिया पे डिपेंड करता है, हाँ बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता, ले न्यूमेरिकल कर ले, लो मत एरिया, है ना? इससे अरे रुको, इससे ये समझाना चाह रहा हूं कि जो मेरा ये एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया है, जहां बॉन्ड बने वो क्या है? एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया। और शांत रहो ना, जो ये वाला पूरा का पूरा एरिया है ये क्या है? फिजिकल कॉन्टैक्ट एरिया। तो फिजिकली तो इतना ज्यादा टच कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इतने एरिया में टच कर रहे हैं फिजिकली। एक्चुअली कितने एरिया में टच कर रहे हैं? सिर्फ इतने से एरिया में टच कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल एरिया है ये तो फिजिकल एरिया से बहुत छोटा है ना। और वो कितना छोटा होता है? इतना छोटा होता है कि अगर ये 1 मीटर है, ये अगर 1 मीटर क्यूब एरिया है, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये वाला टोटल एरिया कितना होगा? 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है उसमें। इसकी वजह से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में एरिया को कंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्चुअली वो एरिया पे ही डिपेंड कर रहा है, न्यूमेरिकली हम नहीं ले रहे एरिया। जैसे एग्जांपल दूं तुम्हें, अगर मैं लिक्विड ले लूं, कौन से लैटिस लूं? लिक्विड और लिक्विड के लैटिस ले लूं, तो उसमें क्या होगा? उसमें फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस ईटा ए dv बाय dz। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये एरिया, और ये कोफिशिएंट ऑफ इसको विस्कस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्यों बोलते हैं? यहां पे हमने फोर्स का क्या नाम रखा है? जो अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन को, उसका नाम रखा फ्रिक्शन। यहां जो रिलेटिव मोशन को लेयर बाय लेयर को, एक लेयर लिक्विड की दूसरी लेयर को जब एक दूसरे पे फिसलने से, स्लिपिंग से अपोज करे, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। जैसे यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, ऐसे यहां पे ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो इसमें तुम्हें दिख रहा है एरिया आ गया, क्योंकि यहां पे ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं होता, क्योंकि इसकी लेयर और पास पास जा सकती है, क्योंकि वो फ्लूइड है, बह सकता है, फ्लो कर सकता है। तो आ गया एरिया यहां पे। अब समझ आया? तो यहां पे न्यूमेरिकली कॉन्सेप्चुअली दोनों एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे कॉन्सेप्चुअली तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमेरिकली एरिया पे डिपेंड। समझ आई है सारी बातें? क्लियर? ये फॉर्मूला है, फ्लूइड में पढ़ोगे। इस फोर्स के फॉर्मूले में जो अपोजिशन फोर्स है, इस फोर्स के फॉर्मूले में एरिया आ रहा है ना। तो लिक्विड और लिक्विड जब इंटरफेस लेंगे, हम दो सरफेस लिक्विड जैसे लेंगे, तो उनके बीच में एरिया पे डिपेंडेंसी आ जाएगी अपोजिशन फोर्स में। कोई भी लिक्विड और लिक्विड जब भी लेंगे, चाहे पानी शहद ले लो, पानी ले लो, पानी तेजाब ले लो, कुछ भी, ठीक है। वहां पे एरिया पे डिपेंड करेगी चीजें, ठीक है। क्या चीज? हाँ, जैसे मान लो कि एक लिक्विड बोतल में भरा हुआ है पेट्रोल, एक बोतल में भरा हुआ है, और एक पेट्रोल तुमने जमीन पे फैला दिया। 5 लीटर पेट्रोल जमीन पे है, 5 लीटर पेट्रोल बोतल में है। बोतल वाला 1 महीना लेगा उड़ने में, और जमीन वाला तुरंत ही उड़ जाएगा। क्या? गैस में तो बिल्कुल ही अलग चीज हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स पे चलेगी, वहां टेम्परेचर पे भी आ जाती है। और जहां दुनिया में टेम्परेचर आ गया एज अ वेरिएबल, वहां तुम किसी भी चीज को किसी भी तरीके से कंपेयर कर ही नहीं सकते। टेम्परेचर एक ऐसी चीज है, सीधा रूट कॉज पे अटैक करके पूरी दुनिया हिला देता है, एकदम ही सब चेंज कर देता है तुरंत। तो इसीलिए फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल आखिरी में कराऊंगा, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। कौन सा? नॉन, हाँ, च्युइंगम ही होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और क्या, बहुत सारी च्युइंगम इकट्ठी कर, ठीक है, और उसको धीरे से प्रेस कर पाएंगे, उसमें मुक्का मार खींच के वो तोड़ देगा हाथ। च्युइंगम ही तो है वो, बिल्कुल अलग चीज है। उसकी प्रॉपर्टी हम फ्लूइड में एक बार, अगर तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना और हमारे पास टाइम रहा अच्छा खासा, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा उसके बारे में, ठीक है। बाकी वो सिलेबस में नहीं है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो ना तो पास्कल लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस पर कुछ ज्यादा फर्क आ रहा है। वो सीधा फोर्स और मास के ऊपर डिपेंड करता है, इंपैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्यों कर रहा है ऐसा, उसकी अलग प्रॉपर्टीज है। हाँ, तो वही ना, वो वाली चीजें। अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता ना। ये z, कोई भी डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। मैं इस वाली लेयर और इस वाली लेयर के बीच की सेपरेशन की बात कर रहा हूं।
और इस वाली लेयर और इस वाली लेयर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो उस रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन दिस लेंथ अगर कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा। ये सब तुम फ्लूइड में पढ़ोगे बिल्कुल आखिरी में, अभी नहीं। मैं तुम्हारा इतना कर सकता हूं मैक्सिमम कि 11th क्लास में सीबीएसई में जो डेरिवेशंस हैं फ्लूइड्स की और थर्मोडायनेमिक्स की वो करा दूंगा, लेकिन कंपटीशन में जो सिलेबस है इसका, कॉम्पिटिटिव सिलेबस है नीट का या फिर उसका मेंस का एडवांस का, वो बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, बिल्कुल आखिरी में। फ्लूइड्स और थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल ही लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वहां पे सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी, पूरा सिलेबस कनेक्ट हो जाएगा। 12th 11th सब कुछ पूरा सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स शुरू होगी। क्या? अरे रुको ना, हाँ डायलॉग रट लिया उसने, है ना, हर जगह ही चिपकाना है। हाँ अभी यही तुरंत सब कुछ यही पढ़ा दूं, पूरी फिजिक्स, है ना, समझ रहे हैं काम तुम्हारा। मैं इसी पॉइंट पे सब पढ़ा दूंगा, ढूंढ भी लेना कहाँ क्या चीज लिखी थी। वो चीज जब आएगी डिटेल में पढ़ाऊंगा ना। यही चीज अगर मैं तुम्हें उसमें पढ़ा रहा होता, क्या तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बस उसका एक छोटा सा पार्ट लिया है तुम्हें समझाने के लिए कि जब लिक्विड आते हैं तो एरिया पे डिपेंड करने लग जाती है चीजें, क्योंकि वहां पे ये वाली चीज नहीं आती, क्योंकि सॉलिड के लैटिसेस बहुत प्री डिफाइंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिफाइंड होता है, लिक्विड का नहीं होता। हाँ इधर बातचीत क्यों होने लगी, इधर क्यों बातें कर रहे हो आपस में इधर सब? ये क्या हुआ, तुम्हें पागल वागल हो गए हो क्या? क्लास के बीच में क्या करने लग गए? तुम्हें पढ़ना है? तो जब मैं किसी का डाउट क्लियर करता हूं तो बतियाते क्यों लगते हो तुम इतना ज्यादा? इसमें कोई डाउट किसी का? ये सारी बातें समझ आ गई? या तो कोई परेशानी? अच्छा, अब इसमें एक और चीज ये होती है कि जब ये चीजें चलती हैं, जैसे इस कुर्सी को जब तुम खिसकाओगे या फिर इस टेबल को खिसकाओगे, ऑडेसिटी लिमिट में होनी चाहिए ना। अगली बारी छोटी सी गलती भी ज्यादा मार दूंगा, पुराना भी हिसाब, ठीक है। तो जब भी तुम किसी भी चीज को किसी सरफेस पे ऊपर खिसकाते हो, मूव कराते हो, रिलेटिव मोशन करवाते हो, आवाज आती है। वो आवाज क्या है? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी खत्म, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? डिसिपेट होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और वो काइनेटिक एनर्जी किसको जन्म देती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जो तुम्हें साउंड की फॉर्म में सुनाई देता है। बेसिकली वो इसका एनर्जी लॉस है जो तुम्हें साउंड की फॉर्म में सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें बताइए फ्रिक्शन फोर्स कहां से आया? अब थोड़ा सा और डिटेल में बात कर ले, इसकी ओरिजिनेशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज इंटरलॉकिंग, फिर से तेरी आवाज आई। पूरी क्लास में सबसे अलग आवाज है तेरी, अलग पहचान में आती है एकदम। वहीं बैठ जाना, पर्ची काटता रही हो, दबा भी लेगा। यहां कम पड़े, मेट्रो में चला जाइए, बढ़िया कमाई हो जाएगी। लग भी रहा है वैसे ही कमाएगा। तेरे से ही बोल रहा हूं, मेरे सामने अब उसको बोल रहा है। इसने अभी मांगनी शुरू कर दी उससे 5 रुपए, ला गया था ना 5 रुपए की पर्ची निकाल। सामने देखो, पहला रीजन इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या चीज है? किसी पर्टिकुलर सेपरेशन से कम पे आना, किन्हीं भी दो डिप्रेशन का किसी पर्टिकुलर सेपरेशन से कम दूरी पे आ जाना, वो क्या है? इंटरलॉकिंग। और दूसरा एक्टिवेशन ऑफ एडिसिव फोर्स। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है एडिसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव। कोहेजन फोर्स वो होते हैं जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, और एडिशन फोर्स वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। एडिसिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जब मेरी दो लेयर अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, ठीक है।
जैसे एक डायमंड कार्बन लेयर से बनी है ना, और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ अदर मटेरियल से बनी है, तो दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके बीच में जो फोर्स एक्टिवेट होंगे उनको बोलते हैं एडिसिव। लेकिन अगर डायमंड और डायमंड की ही लेयर ले लूं, उनके बीच में जो फोर्स लगेंगे वो कौन से होते हैं, कोहेसिव। तो ये क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एडिसिव फोर्स। इसका मतलब क्या चीज, बॉन्ड। बॉन्ड बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सेम मटेरियल से फ्रिक्शन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। मोस्टली जनरली होता क्या है, जब तुम कोई भी दो लेयर लोगे, कोई भी दो लेयर, उनके बीच में तुम्हें सरफेस क्या मिलेगा, हमेशा अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल सेम नहीं हो सकते। जैसे मान लिया अगर मैं दो दुनिया के दो डायमंड ले लूं ना, उनके मॉलिक्यूल हमेशा सेम डिस्टेंस पे और सेम बॉन्ड ऑर्डर में नहीं होंगे, तभी तो अलग अलग टाइप के डायमंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। नो टू डायमंड्स कैन बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसीलिए जब कभी भी दो सेपरेटेड चीजें लूंगा, दो अलग अलग सरफेस लूंगा, तो हमेशा कौन से फोर्स एक्टिवेट होंगे, जिनको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इंटरलॉकिंग क्या होती है, और जब कोई दो डिप्रेशंस किसी पर्टिकुलर सेपरेशन से ज्यादा पास आ जाते हैं, उसकी वजह से क्या आ जाता है, उसकी वजह से एडिसिव फोर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारे को क्या मिलने लग जाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स मिलने लग जाते हैं। क्या मिलने लग जाते हैं, ठीक है। अब मैं लिखवाता हूं नेसेसिटीज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहली नेसेसिटी होती है इसकी, सरफेस रफ होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होती है तो फ्रिक्शन ही खत्म, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्रिक्शन। पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हो रही है, पार्ट ऑफ सिर्फ फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर फ्रिक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की कंडीशन क्या है जनरेट होने के लिए, सबसे पहली रफ सरफेस, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे सिचुएशन देता हूं तुम्हें, सरफेस रफ है, सरफेस रफ है, इसका मास m है, इसका सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, क्यों जीरो, क्यों, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। अच्छा अब हाँ, ग्रेविटी तो कर लिया ना नीचे, ग्रेविटी, चल ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये mg और ये नॉर्मल और म्यू ये है। अब फ्रिक्शन कितना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है इस पे mg, बैलेंस कर दिया, लेकिन है तो सही ना वो एग्जिस्टेंस में। देखो बताता हूं, एफ एक्सटर्नल अधूरी बात है, पूरी बात क्या होगी, वो एफ एक्सटर्नल जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे वो जो दो लेयर की स्लिपिंग थी उसको अपोज कर रहा है, वो दोनों लेयर एक साथ चलने लगे उसको थोड़ी ना अपोज करेगा। नहीं समझ आया, दिखाएगा ये दोनों साथ साथ चल रही है, क्या बॉन्ड स्ट्रेच होंगे, क्यों स्ट्रेच हो जाएंगे, दोनों साथ साथ चल रही है, पागल हो गए हो, हद दी है। क्या करके क्या आते हो तुम, कभी कभी हैरानी होती है मेरे को, मैं कहा ये भी प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में। ये दोनों की दोनों लेयर साथ चल रही है एग्जैक्टली, ये भी v वेलोसिटी से चल रही है, ये भी, और सेम डायरेक्शन में चल रही है। के बॉन्ड स्ट्रेच होंगे, के कंप्रेस होंगे, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों आएगा फ्रिक्शन, समझ आया। तो हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, रिलेटिव मोशन बिल्कुल खत्म। लेकिन अगर ये इधर v से जाने लगे और ये इधर v से जाने लगे, अब ये स्ट्रेच होंगे, बढ़िया, अब होगा फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट। डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, रिलेटिव मोशन 2v आ गया। अब रिलेटिव मोशन कितना आ गया,
2v के हिसाब से आ गया। तो मेरे को कौन सा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। अब मेरे को ये बताओ, ये जो नॉर्मल है या इस पे नीचे लग रहा हो या एमजी नीचे लग रहा हो, कैसे भी लग रहा हो, ये क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स ऐसा इस तरीके का लगा पा रहा है कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करे? नहीं, ये कर ही नहीं रहा रिलेटिव मोशन को अपोज। तो यहां पे भी फ्रिक्शन कितनी, यहां तक कोई परेशानी पक्का। दूसरा सॉरी तीसरी नेसेसिटीज की नॉर्मल, अगर नॉर्मल नहीं आएगा ना तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल 0 हो गया, तो नॉर्मल 0 होते ही क्या कांटेक्ट छूट गया? क्या इसका मतलब है नो कांटेक्ट? कांटेक्ट ही नहीं, कहां का फ्रिक्शन? वो करेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे ना वो बात। अगर तुम वहीं की चीजें अगर वहां की चीजें यहां पढ़ोगे, ये कब पढ़ोगे ये बताओ? काइनेमेटिक्स में अगर मैं ये पढ़ाने लग जाता, फिर बात तो वहां पे भी हुई थी फोर्स की, एक्सेलरेशन तो वहां भी आ रही थी, पहले फोर्स पढ़ाने लग जाता फिर। तो नॉर्मल 0, तो कांटेक्ट एरिया नहीं है। अगर कोई कांटेक्ट एरिया ही नहीं है तो सारी बात खत्म, फ्रिक्शन 0। जैसे एग्जांपल इसको स्पेस या वैक्यूम में रख दो, सरफेस के ऊपर स्पेस या वैक्यूम में रख दो, कांटेक्ट तो अभी भी बनाए हुए हैं, लेकिन एक पुशिंग फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा वो उस पर, तो वहां पे भी नॉर्मल क्या है? 0। तो मैं कह रहा हूं G0 कर दो, तो क्या नॉर्मल 0 हो गया? नॉर्मल 0 होते ही कांटेक्ट लूज हो गया, फिर से फ्रिक्शन क्या आ गया? तो तीनों की तीनों अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रही है तो फ्रिक्शन पैदा होगा, वरना तीनों में से कोई एक भी मर गई तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। वैक्यूम क्या होता है? फ्री स्पेस, ना एयर है, कुछ भी नहीं है। तो वैक्यूम के अंदर हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, ना कोई ग्रेविटी है। क्या चीज? वैक्यूम में कौन कंप्रेस कर रहा है? नहीं, जोर से बोल। कौन किसको कंप्रेस करता है वैक्यूम में? ऐसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट। तो स्पेस में क्या? स्पेस में जो लोग जाते हैं, जो भी रॉकेट में, एस्ट्रोनॉट वगैरह, अच्छा पता है तुम्हें? अरे वाह। अभी तुम्हारे दोनों साथ में चल के बोन टूट रहे थे ना। सफेद सा सूट पहना होता है ना, एक तार लगी होती है बुद्धि में। अब सुनो, तो वो जब स्पेस में जाते हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो फ्लोट करते रहते हैं, वो क्या ऐसे आपस में यूं कुट होके फट जाते हैं। वैक्यूम में कौन सी चीज कंप्रेस हो गई भाई? वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है, कहां से आ गया प्रेशर? क्या देख, अगर तेरे जैसा ढांचा है तो टूटेगी। वैक्यूम में G0 हो जाता है। अगर G0 हो गया तो नॉर्मली नहीं आया ना। मैं कह रहा हूं कि मान ले ये इस पे रखा तो हुआ है, कांटेक्ट में तो है ये इसके सरफेस के, लेकिन नीचे एनर्जी ना लगे तो नॉर्मल भी नहीं आएगा। नॉर्मल 0, कांटेक्ट ही नहीं है, वो बस टच कर रहे हैं एक दूसरे को, पुश फोर्स नहीं लगा रहे, कोई फोर्स। ये यहां पे कोई भी फोर्स नहीं है। अगर हम सेकंड वाले उसकी बात करें तो फिर जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया तो उसमें एयर ट्रैप तो लगेगा, तो फिर एयर ट्रैप नॉन। मैंने जो भी पढ़ाया है वो सब किसके लिए पढ़ाया है? ठीक है। मैं कोई ऐसी कमी छोड़ूंगा ही नहीं, तुम मुझे घेर के मारो, मतलब ही नहीं बनता। मैं पहली बार का थोड़ी ना क्लास पढ़ा रहा हूं, तुम तो फिर भी नमुन्ने से हो। बुद्धि वाइज दिखा दूंगा वो भी। अगर ये तुमने जितना मैं कराना चाह रहा हूं उतना आज कर लिया तो मैं तुम्हें इम्पल्स का इफेक्ट दिखा सकता हूं, ठीक है? अच्छा अब सुन तो लो, बस अपनी बातें खत्म करो, मेरी सुनो। वो ज्यादा काम किया, ये रो तो नहीं रहा। अब ये डांट खाएगा। हेड डाउन कैसे करने की हिम्मत हुई तेरी बुरी क्लास में?
देखो बात तो सही बोली है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पढ़ते हो, चलो। अच्छा पढ़ा रहा हूं, आप सामने देख। तो ये जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है, ये जब एक्टिवेट होगा, जब रफ सरफेस होगा, जब नॉर्मल होगा, ये तीनों बातें जब एक साथ हो रही होगी तब तो फ्रिक्शन आएगा, वरना नहीं आएगा फ्रिक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन की एक और खास बात, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अब ये कहां सेल्फ एडजस्टिंग हो गया? अगेन बॉन्ड थ्योरी की वजह से, है ना। जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं वो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही अपने आप को वापस कम करना चाहेगी। मान लो मैंने फोर्स लगाया और पोटेंशियल एनर्जी अब कम होने लग गई है। पहले मान लो 15 जूल थी, अब वो 10 जूल हो गई, तो कितनी कम हुई? 5 जूल। पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहेगी कि वापस से 5 हो जाए, है ना। तो मेरे पे अपोजिशन में 5 जूल के हिसाब से फोर्स लग जाएगा। तो क्या ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का अपने आप हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से? समझ पा रहे हो ये चीज? पक्का? तो अपना फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ? इनफैक्ट दुनिया के जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं सारे सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है। जब तक ये सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही। तब तक कैसा है? स्टैटिक, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही। अच्छा, अब इस एडजस्टिंग की भी लिमिट है। इस लिमिटिंग का हमारे पास फॉर्मूला है, इसका कोई फॉर्मूला? इसका हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? एफ स्टैटिक मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग किसके बराबर होता है? म्यू एस एन। और ये म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या है? लगने वाला नॉर्मल, लगने वाला। ये बात भी समझ आती है? पक्का? अच्छा, यहां तक तो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे थे, टूट नहीं रहे थे। बॉन्ड सिर्फ स्ट्रेच हो रहे थे, टूट। जैसे ही तुमने इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से बाहर का फोर्स लगा दिया, जैसे ही तुमने इस लिमिटिंग से बाहर का फोर्स लगा दिया, तो क्या बॉन्ड ब्रेक भी होंगे? तो क्या रिलेटिव स्लिपिंग होगी? तो ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा। ये मान लो ये पी है, तुम उसको आगे लेके जा रहे हो, तो ये भी तो एक रिलेटिव मोशन हुआ ना। इस पे बैठ के देखोगे तो ये इधर जाता हुआ दिखेगा, तो क्या रिलेटिव मोशन आ गया? पक्का? अब क्या होगा? ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, और आगे जब ये लेयर जाएगी तो अगले वाले सरफेस के साथ बॉन्ड बनेंगे। तो पुराने वाले बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड बन रहे होंगे। और कुछ माइक्रोसेकंड के बाद, कुछ ही माइक्रोसेकंड के बाद रेट ऑफ बॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग और रेट ऑफ बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो जाएंगे। और जैसे ये बराबर हो जाएंगे उस स्टेट को बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या? पहले तो इक्वल थी, उसके हिसाब से वो सेल्फ एडजस्ट कर रहा था, लेकिन अब मैंने रिलेटिव स्लिपिंग करा दी, अब ये मूव कर रहा है, मोशन में है। जैसे ये मोशन में है तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे। पहले तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे ना, फिर उसके बाद नए बॉन्ड बनेंगे, और कुछ टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। फिर जितने पुराने बॉन्ड टूटते चले जाएंगे उतने नए बॉन्ड फॉर्म होते चले जाएंगे। डायनेमिक ही चलेगा, रिलेटिव स्लिपिंग तो हो ही रही है ना। जिस दिन रिलेटिव मोशन आ गया, फ्रिक्शन का सिर्फ एक ही काम है, उस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करना जो रिलेटिव मोशन करवा रहा है, या फिर जो टेंडेंसी रख रहा है करवाने की। अगर वो टेंडेंसी रख रहा है करवाने की तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और अगर वो करवा ही रहा है रिलेटिव मोशन तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें स्टैटिक लग रहा है क्योंकि बॉन्ड सिर्फ स्ट्रेच हो रहे हैं, उसमें काइनेटिक लग रहा है क्योंकि बॉन्ड टूट के बन भी रहे हैं। रिलेटिव मोशन आया क्योंकि हमने लिमिटिंग से ज्यादा लगा दिया, तो हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिए। अब वो स्ट्रेच नहीं कर रहे, वो ब्रेक ही हो गए। और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी तो आवाज आती है। कोई चीज अगर यहां से खिसकेगी, जैसे मैंने माउस खिसकाया तो जो माउस की आवाज आएगी, फिर जो चेयर की आवाज आएगी, ऐसे खिसकाने से जो कुर्र आवाज आई है, ये वाली खिसकने के बाद ही तो आई। जब तक नहीं खिसक रही थी तब तक तो नहीं आई। फ्रिक्शन तो अभी भी लगेगा ना। अगर मैं इस पे हल्का सा ऐसे फोर्स लगाया, ये मूव नहीं करी, लेकिन फ्रिक्शन था इसके पास। अब बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे थे तो आवाज नहीं आई। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेट होगी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। हाँ, और इसीलिए हमने उसका क्या नाम रख दिया? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है, किसी भी टी मूवमेंट पे अगर मैं नंबर ऑफ बॉन्ड देखूं तो मेरे को कांस्टेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने टूट रहे हैं उतने ही बन रहे हैं। इसको ऐसा बोला जाता है, रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इज इक्वल टू
फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो इससे क्या हो जाता है, मेरी बॉन्ड किसी भी टी टाइम पे नंबर ऑफ बॉन्ड कांस्टेंट हो जाते हैं, तो उसे बोल देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट। और इसीलिए क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के। यहां तक कोई परेशानी? सर अगर जो पहले एरिया था और बाद में जैसे कॉन्टेक्ट एरिया तो उतना ही है, एरिया अगर बदलते तो एरिया अगर बदलते तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। अभी तो बताया न्यूमेरिकली इंडिपेंडेंट है वो एरिया के, और कॉन्सेप्चुअली डिपेंड कर रहा है एरिया के। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? क्योंकि न्यूमेरिकली वो 10⁻⁻⁴ का इफेक्ट डाल रहा है, और अगर कोई 10⁻⁻⁴ का इफेक्ट डाले, मैं बोलूं कि मैंने इस पर 10⁻⁴ न्यूटन का चाटा लगाया, उसको फील भी नहीं होगा, उसकी आग भी नहीं खुलेगी। सर उस टाइम पे भी बॉन्ड इतने बने और इतने टूटे उस टाइम ही हाँ ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, ये सारी की सारी बातें इतनी प्रैक्टिकल नहीं है जितनी हमें लग रही है। असलियत में होता क्या है ना, जब रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर अंदर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड के अंदर अंदर रहती है, क्या रिलेटिव, तब तक तो ये जो मेरा नंबर ऑफ बॉन्ड है वो कांस्टेंट रहेंगे। रेट ऑफ न्यू बॉन्ड, रेट ऑफ ओल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही इस रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर आएंगे तो फिर मेरे जो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करने लग जाएगी। ये बात तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए, बस बोल दी, नहीं समझ आई तो भूल जाओ, कभी काम नहीं आएगी। सेकंड से इंक्रीज करेगा तो वैसे हमारा रिएक्शन बनने का और टूटने का भी इंक्रीज करेगा वेलोसिटी के साथ। वो अलग हो जाएगा, फिर एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा, फिर वेलोसिटी पे चीजें डिपेंड करने लग जाएगी, फिर चीजें हीट अप भी होने लग जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, फिर टेम्परेचर भी आ जाएगा, और टेम्परेचर आते ही सब तहस नहस हो जाएगा, सारे पत्ते हिल जाएंगे, जितने जितने वेरिएबल है सब पे फर्क पड़ेगा फिर। ठीक है। क्या ये फॉर्मूला बताया था, ये अलग तरीके से आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने से आता है। ये नहीं पढ़ोगे अभी तुम, ये फॉर्मूला कहां से है? ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो बस ये पता है कि अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि जो मेरी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम कहां से आया, तो ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला निकालना इतना इजी नहीं है। नहीं, फिजिक्स पढ़ो ये और आगे तक पढ़ो, और उसके लिए मैथ्स भी अच्छी खासी चाहिए। ठीक है। तुम्हें कैसे पता अर्थ का मास 6.4 × 10⁻24 kg है? कौन सी ऐसी तराजू है जिस पे रख के तोल लिया? अच्छा चलो ठीक है ठीक है, तुम्हें कैसे पता अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है? तुम्हें नहीं पता, जिनको पता है उनको कैसे पता लगा होगा? उससे हमें क्या लेने देना? इनके पीछे बहुत अच्छी खासी मैथ इन्वॉल्व होती है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सैंपल उठाते हैं, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, अलग जगह के सैंपल उठाते हैं, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द रेडियस, और वो इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल आते हैं, फिर उनको अलग से सोल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके। क्या रेडियस ऐसे पता लगी? टाइम डायलेशन से। मैंने क्या किया, मैं सन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत दूरी पे है सन हमसे, बहुत ज्यादा दूरी पे, तो मैं सन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने सन की 2 पोजीशन ऑब्जर्व करी और अलग अलग लोकेशन से ऑब्जर्व करी, उन 2 लोकेशन के बीच की सेपरेशन तो मेरे को पता ही है अर्थ पे, है ना, और अर्थ उसको सन अलग अलग ओरिएंटेशन कब दे रहा, उसमें टाइम लैग कितना आ रहा है वो निकाला, उनसे फिर एडजस्टमेंट कर के हमने अर्थ का रेडियस निकाल लिया। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर जैसा मैं चाह रहा हूं क्लास में उतनी जल्दी सिलेबस खत्म हुआ, तुम मेरी स्पीड कैच ऑन कर गए कुछ टाइम बाद और सिलेबस टाइम से हो गया, उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें मैं जेईई एडवांस के बहाने करा दूंगा तुम्हें। और तब तुम्हें समझ भी आ रही होगी, मे बी, मैं होपफुली सोच रहा हूं तुम्हारा दिमाग फिर तब डोरेमोन जैसा ना रहे, एटलीस्ट सिंचन लेवल पे तो आए। पता लगे नोबिता से भी तुम शिजुका पे आ गए हैं। अच्छा, अब तुम्हें यह पता लग गया फ्रिक्शन कब आता है, सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टमेंट के बाद क्या होता है उसके साथ वो भी पता है, ये सारी बातें पता है, यहां तक किसी को कोई परेशानी? पक्का? हाँ। इंटरलॉकिंग एक ऐसे फिनोमेना का नाम है या फिर उस सिचुएशन का नाम है जब मेरे 2 डिप्रेशंस, जैसे ये वाला डिप्रेशन, ये वाला डिप्रेशन, एक पर्टिकुलर सेपरेशन के से कम सेपरेशन पे आ जाए, ताकि मेरे कौन सा फोर्स एक्टिवेट हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिवेट हो जाए।
हाँ, दोनों एक पर्टिकुलर सेपरेशन से कम आ जाए, दोनों एक इतनी दूरी पे आ जाए कि उनके बीच में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाए, वरना बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, इस सिचुएशन, इस स्टेट को बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्टेट। और ये इंटरलॉकिंग स्टेट ही किसको जन्म देगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। सारा का सारा खेल दूरी का है यहाँ पे, डिस्टेंस का। ठीक है। तो यहां तक की कहानी में किसी को कोई भी दिक्कत आई हो तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। सारी बातें क्लियर है? हाँ। तीनों ही ना हो? नहीं, फ्रिक्शन तो मैं कह रहा हूं इन तीनों में से कोई एक चीज हटा दे, तीनों मत हटा, कोई भी एक चीज हटा दे, एक भी हटते ही फ्रिक्शन गायब। हाँ, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा क्योंकि ये एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स ही नहीं है। जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलेरेशन कहां से आएगी? एक्सेलेरेशन नहीं तो वेलोसिटी कहां से आएगी? तो हॉरिजॉन्टल में हर डायरेक्शन में खत्म इसका फोर्स, है ना, इक्विलिब्रियम में आ गया हॉरिजॉन्टल में। अब वाई एक्सिस में नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और सिर्फ नॉर्मल आने से फ्रिक्शन नहीं आता। नॉर्मल के साथ साथ क्या क्या चाहिए? एफ एक्सटर्नल, वो भी कौन सा? जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। ठीक है, और रफ सरफेस, ये तीनों एक साथ आनी चाहिए। ठीक है। तो सबको साफ साफ अब पता है कि मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन म्यू एस एन से क्या नहीं, 0 नहीं, 0 होती फ्रिक्शन 0 हो गया। पढ़ी क्यों रहा है? हाँ, 0 है फ्रिक्शन उस टाइम पे, तो पढ़ी क्यों रहा है? वो तब की बात कर रहा है ना जब वो एक्टिवेटेड है। ठीक है, फ्रिक्शन तो ये अभी कीबोर्ड पड़ा हुआ है 0 है, इसके ऊपर एक और कीबोर्ड लाकर रख दे 0 है, फ्रिक्शन 0 है। जब तक ये तीनों की तीनों कंडीशन एक साथ पैदा नहीं होंगी तब तक फ्रिक्शन 0 है। अच्छा, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? म्यू के। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है इसका, तो पीट के एक ही फॉर्मूला है। नहीं, ये छोटा होगा बल्कि इससे, क्योंकि म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से। ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब तुम ब्रेक कर रहे थे बॉन्ड और जब तुम नए बॉन्ड बना रहे थे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं दे पाते जितना जो बॉन्ड बन रखे हैं पहले से, वो जितना इफेक्ट दे पाते हैं। मान ले कि ये मोमेंटम इंस्टीट्यूट आज ही खुला होता और हम पर्चे बांटते तो कितने बच्चे आ पाते? चले, एक्सट्रीम पे खेल रहा है ना, हम थोड़ा सा पेसिमिस्ट होके 2-4 बच्चे मान सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इसी इंस्टीट्यूट को अगर हम सब ईमानदारी से काम करते रहे और अच्छे से काम करते रहे और बच्चे भी थोड़े क्वालिटी के तो मतलब कोरोना बैच के बाद वाली स्टेट आ जाए, अच्छी स्टेट आ जाए और हम भी सब बढ़िया काम कर रहे हो और ऐसे हम 15-16 साल और काम कर ले तो क्या बच्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे? तो मेरे को एक बात बताओ, जो चीज पहले से बनी बनाई है उस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है या फिर जो चीज बार बार टूट के बन रही है उस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है? मैं कह रहा हूं आज ही अगर हम बोल दे कि यहां से मोमेंटम हटा के हम मोमेंटम कहीं और लेके जा रहे हैं, जैसे भोपरा जैसी जगह पे लेके जा रहे हैं और इसका नाम बदल रहे हैं, बाकी सब वही रहेगा, तो मैं गारंटी कह रहा हूं 50% बच्चे कम हो जाएंगे तुरंत ही। क्या इफेक्ट कम हो गया? जो चीज ऑलरेडी बनी बनाई है उसको कोई छेड़ नहीं रहा है, वो ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बजाय जो चीज मूव करने लग गई। तो वो ये जो डायनामिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना स्टैटिक फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। समझ आया? यहां तक सारी बातों में किसी को कोई परेशानी नहीं? ये किसका फॉर्मूला है? सिर्फ इसी का फॉर्मूला है हमारे पास, एफएस का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एडजस्ट करके निकालेंगे ना। ये एफएस किसके बराबर होगा? अब पढ़ लो। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है?
समझ आया? ये समझा दिया 3 बार, एक बार और, है ना? तो होता क्या है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किसको अपोज करता है? उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा ना जो रिलेटिव मोशन कराने की टेंडेंसी रखता है या जो रिलेटिव मोशन करा रहा है। एफ एक्सटर्नल लगाया, क्या फ्रिक्शन एक्टिवेट हो गया? चाहे मूव ना कर रहा हो, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन तो करा ही लेगा। और अगर ये रिलेटिव मोशन करा ही रहा है तो फ्रिक्शन जनरेट हो ही रहा है काइनेटिक। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसको एडजस्ट करता है? उस एक्सटर्नल फोर्स को एडजस्ट करता है जो रिलेटिव मोशन करा सकता है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है ये, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी डेफिनेशन है बस। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ आती है? पक्का? ज्यादा बातें तो नहीं होगी फ्रिक्शन के बारे में? थोड़ी और कर लेते हैं फिर। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटा सा, जिससे तुम्हें थोड़ा और समझ में आएगा, है ना? और फिर ग्राफ भी बना लेंगे इसका, लगे हाथ। ठीक है, पढ़ा लूं? चलो, 5 किलो का डब्बा, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसको हम टाइम के साथ बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, इस पे एक अपोजिशन में फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक तो है 0.3 और एक है 0.2। गेस करके बताओ कौन सा म्यू के है और कौन सा म्यू एस है? तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कौन सा क्या है, तो ज्यादा वाले को म्यू एस मान लोगे और कम वाले को सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, अब एक टेबल बना रहे हैं जिसमें इनको ऑब्जर्व करेंगे इनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू वो हमें बताएगा, फिर हम पता करेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, उसका नेचर क्या है और कितनी एक्सेलरेशन है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बताओ? तुम्हें कैसे पता 10? चलो एक काम करो, एक काम मैं कह रहा हूं सुनो, मैं कह रहा हूं 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 20 हो जाएगा? गलत है। अब सुनो, सबसे पहले अगर ऐसा सवाल पूछा जाए, यहां से एफ एक्स मैक्स निकाल लो। क्या निकाल लो? कि कब ये मोशन में आ जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है फ्रिक्शन की? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? म्यू एस एन। नीचे क्या लग रहा है? 50, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो आज के दिन नॉर्मल किसके बराबर? और तुम्हें लगे याद ये भी बताओ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है और इसलिए वो भी सेल्फ एडजस्टिंग है। ये अगर 60 होता ये भी 60 हो जाता। अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता तो ये mg cos थीटा के बराबर हो जाता। मूव कर रहा होता तो दो फोर्सेस के समेशन के बराबर हो जाता जो किसी एंगल पे लग रहे होते। क्लियर है? तो म्यू एस कितना? 0.3, एन कितना? 50। ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी एग्जिस्ट करती है, म्यू के की या स्टैटिक की? क्या हो गया? हैंगओवर? हवा से, एसी की हवा से। तो स्टैटिक, सॉरी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया? इससे ज्यादा फ्रिक्शन तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन निकालूं, इसकी तो कोई मैक्सिमम मिनिमम होती ही नहीं, तो इधर सीधा ही 0.2 × 50 होगा, तो कितना आ जाएगा? तो तुम्हें पता लग गया ये एफ के और एफ एस मैक्स में एफ एस मैक्स ही सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है किसी भी फ्रिक्शन की। दैट सरफेस कैन ऑफर। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब मैंने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स कितना? 15 कैसे हो जाएगा? सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। उसी के लिए तो करा रहा हूं ये। इसका नेचर कैसा है अभी? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो लग रहा है। एफ एक्सटर्नल कितना? 10। ये लाइन पढ़े एक बार। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, इसका कोई फॉर्मूला, इसका फ्रिक्शन फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह पे आके आता है, वो कौन सा है? जब ये मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, हमेशा मैक्सिमम थोड़ी लगेगा। अब इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा
और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देगा, ये तो ऐसे चला देगा बॉडी को। ये कीबोर्ड रखा रखा चल गया ना, एक नहीं मिलेगा यहाँ, दीवार के पार जाओगे सीधा बिना गेट के। अरे फिर से चाहे डाउट पूछ रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, पागल वागल हो क्या? हमेशा जब भी कोई डाउट लेता है तो तुम्हें बतियाने लगना होता है हमेशा। हाँ कौन से फोर्स पे? वो तो पता लगेगा ना, 15 न्यूटन से जैसे ही 15.0001 न्यूटन लगा दिया चलना स्टार्ट कर देगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जब 15 न्यूटन के बाद जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा मोशन के बाद? जब तक ये मूव नहीं कर रहा तब तक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? जब ये मूव करने लग जाएगा कौन सा लगेगा? 10 न्यूटन पे क्या ये मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन है अभी? हाँ हाँ, अभी अभी आगे लूंगा और फोर्सेस तो तब समझ आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी बताओ? अगर मैंने 13 न्यूटन का फोर्स लिया तो फ्रिक्शन फोर्स नेचर एक्सेलरेशन चलो 15 न्यूटन लगा दिया। नेचर स्टैटिक में भी कौन सा? एक्सेलरेशन 15.1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना? 15 क्यों? 15.1 पे मूव करने लग जाएगा, जैसे ही मूव करेगा कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा? तो कितना लगेगा? नेचर एक्सेलरेशन ओवरऑल फोर्स कितना? ड्राइविंग फोर्स कितना? ड्राइविंग फोर्स कितना है? अरे 15.1 इधर लगा, 10 उधर लगा तो 5.1 इधर लगा ना, तो ड्राइविंग फोर्स 5.1 अपॉन में मास कितना है तो कितना आ जाएगा? 1.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ बता। मोशन में लाने के लिए 15 से ज्यादा चाहिए, लेकिन उसी वेलोसिटी में रखने के लिए 10। बिल्कुल। अगर मैं इसको 16 न्यूटन कर दिया, अब 10 काइनेटिक एक्सेलरेशन कितना? 6 बटा जो कि 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऐसे काम करती है चीजें। यहां तक कोई परेशानी? पक्का? अब ग्राफ बना रहे हैं। कहां बना है? क्या? फिर वो पूरी पीडीएफ बिगड़ जाएगी तुम्हारी। नहीं होता ऐसा? तुम्हारा असर मेरे पे भी आने लग गया, बताया तुम्हें? दिमाग से इतना बेरोजगार था नहीं मैं। इधर ले रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, इधर ले रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं उठा के कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ले लिया। mg भी एक्सटर्नल फोर्स है। ये कौन से वाला फोर्स है? क्या चीज? अब वो कैसे इंक्रीज कर रहा है वो एग्जैक्टली देखेंगे ना अब हम। हाँ, इंक्रीज क्या करेगा? इंक्रीज थोड़ी ना कर रहे हैं ये दोनों। एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, जितना एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी उतनी ही किसकी वैल्यू होगी? फ्रिक्शन फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। तो एक सीधी लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी लाइन। क्यों बनी? क्योंकि एफ एस किसके बराबर है? और एक मोमेंट पे क्या आएगा कि 15 न्यूटन का फोर्स लग चुका होगा। अब उसके बाद लिमिटिंग स्टेट आ गई। उस टाइम पे एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा होगा? 15 न्यूटन। और उसका करस्पॉन्डिंग एफ कितना लग रहा होगा? उसके बाद इससे तो ज्यादा नहीं लग सकता है। ठीक है, अब होगा क्या? अब बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, बनेंगे तो बाद में, पहले टूटेंगे ना। तो वो जब टूटने के बाद बनना शुरू होंगे, कुछ तो माइक्रोसेकंड का गैप होगा। तो क्या उस गैप में मेरा फ्रिक्शन फोर्स घटेगा? बॉन्ड टूटने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स घटेगा। अब मेरी बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला होता है, म्यू एस एन, तो वो कांस्टेंट रहेगा। कर्व में चेंज करेगा पॉइंट में।
क्या मतलब मैं चेंज करें गर्म में। ये है कि एकदम सडन ट्रांजिशन आया। कैसा ट्रांजिशन? सडन ट्रांजिशन। ये बहुत छोटा टाइम गैप है। ये काइनेटिक तो स्ट्रेट लाइन है ना वो, एक सेकंड पहले उसका, हाँ स्ट्रेट लाइन है ना वो, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है ना। नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ किसी को नहीं पता दुनिया में। मतलब वो एग्जिस्ट क्या? नहीं कर रहा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ग्राफ पे। हाँ ग्राफ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो ऐसे घुसड़ मुचड़ करके बनाया। सर लेकिन ये कांस्टेंट ही होती थी, फिर जब ये स्टैटिक से काइनेटिक तो कांस्टेंट ही तो बनाया, देख कांस्टेंट बनाया। उसकी बात कर रही हूं मैं। हाँ यही ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है। बता प्लास्टिक चेंज की बात कर रही हूं। कौन सा चेंज आता गया यहाँ से यहाँ चेंज, कांस्टेंट नहीं जाएगा, मतलब सीधा करके फिर तो उसके चेंज होने के बाद तो कांस्टेंट डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ अचीव हुआ है ना। चेंज कांस्टेंट नहीं है, या तो क्या क्या सीधा बनाया? ये चेंज कांस्टेंट करना चाह रही है। अरे यू क्यों बनाया, यू क्यों नहीं बनाया? ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों बना दी? तो सीधा लाइन ऐसे टेढ़े बेटा फिर सीधा, फिर ये ऐसा क्यों करा, सीधा क्यों नहीं? वही बता रहा हूँ मैं उसे। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि हमारा तो जब स्टैटिक से काइनेटिक में जाएगा तो 5 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा ना, ऐसे थोड़ा ना कि ऊपर नीचे होगा। हाँ तो ये 5 मिनट का डिफरेंस आ गया ना, देख तो सर सीधा जाएगा ना, ऐसे होता है। ये सीधा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी यहाँ पे रेट कांस्टेंट थोड़ी ना है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग का। जो पुराने बॉन्ड का रेट था टूटने का और जो नए बॉन्ड फॉर्म होने का रेट था वो इस ट्रांजिशन फेज के लिए नहीं है ना बराबर, वो बराबर इस पॉइंट के बाद हुआ है। Transition phase for the rate of bond of breaking of old bond to become equal to the rate of formation of new bond. ये क्या है? ये जो एरिया है ना, ये जो लाइन बनाई है मैंने ऐसे नाचती हुई, ये शो कर रही है कि यहाँ पे ये एडजस्ट कर रहा है ताकि ये अपना ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड बराबर कर पाए जनरेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इस फेज में बराबर नहीं है वो, इसके बाद इस पॉइंट के बाद बराबर हुआ। बेसिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है इसलिए। हाँ, और ये कैसे एडजस्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता यहाँ पे किसी को, क्योंकि ना तो हमें बॉन्ड दिखाई देते, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिखाई देते, ना फील्ड दिखाई देता। इनफैक्ट हमने एटम नहीं देखा आज तक, ना कभी देखोगे। एटम ये थोड़ी ना होता है, तुमने बना दिया एटम, ये इलेक्ट्रॉन, ये कोई फिजिकल चीज थोड़ी ना है। और ये न्यूक्लियस, ऐसा नहीं होता भाई। अरे सच में ऐसा नहीं होता। कोई सुनो, कोई डिफाइंड शेप नहीं होती किसी भी एटम की। इनफैक्ट एटम एक अपने आप में रखी हुई एनर्जी है, कंसंट्रेटेड एनर्जी किसी पर्टिकुलर स्पेस में, वो कोई फिजिकल चीज है भी नहीं। ये जो समझाना चाह रहा था समझ आया? सबको ग्राफ क्लियर है? पक्का? ये कब था? जब मेरा म्यू के और म्यू एस अलग अलग थे, बराबर नहीं थे। ये तब बना। यहां तक कोई परेशानी किसी को? यहां से लेके यहां तक क्या बोला गया? एफ के। और यहां से लेके यहां तक क्या बोला गया? एफ एस। और ये क्या हो गया? एफ एस मैक्स। और ये क्या है? ट्रांजिशन फेज। उसके बाद ही कांस्टेंट हो गया। ये सारी बातें समझ आई सबको? पक्का? अगर मेरा म्यू के बराबर म्यू एस हो जाए, उसने सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया और ये नहीं बोल रहा कि ये काइनेटिक का है कि स्टैटिक का है, तो तुम दोनों को सेम मान लोगे न्यूमेरिकल में, दोनों को। तब ग्राफ कैसा बनेगा? तब ग्राफ ऐसा बनेगा कि पहले तो बराबर एफ एस बराबर एफ
ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, फिर एक पर्टिकुलर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो चेंज ही नहीं हुआ ना, जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज ही नहीं हुआ तो बॉन्ड तो कांस्टेंट ही कर दिया तुमने, तो ये सीधा ऐसे बनने लग जाएगा फिर। मतलब रेट ऑफ ऐसा क्यों हो, मतलब बराबर तो कोई नहीं क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है वो न्यूमेरिकल में देगा, वो तो तुम उससे लड़ना जो न्यूमेरिकल लिखेगा। तुम हर चीज प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो, कुछ चीजों में सिर्फ तुम्हारा दिमाग जानना चाह रहा है कि तुमने कितना सीखा है। अभी तो आपने बोला कि मतलब जो काइनेटिक वाला हाँ हमें पता है, लेकिन मान ले मैंने दो कुछ इस तरीके का सरफेस ले रखा है जिसमें मोशन की वजह से बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है, तो ऑलमोस्ट बराबर नहीं हो जाएंगे दोनों। और वो सवाल में देगा, वो सिर्फ एक ही वैल्यू देगा म्यू की, और मूव भी कराएगा और स्टैटिक पे भी रखेगा। तो तुम स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू बराबर लोगे, तब ऐसा लोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, तब ये ट्रांजिशन फेज नहीं आएगा। सर तो फिर इसका मतलब इस बराबर मतलब ये हो गया ना कि जो हमारा रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ फॉर्मिंग रेट ऑफ वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। कांस्टेंट है उसका। हाँ वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी बातें सबको समझ आई। यहाँ पे तो साउंड आएगी भी तुम्हें बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से, यहाँ पे साउंड भी नहीं आएगी क्योंकि इवेंचुअली बॉन्ड कोई ब्रेक ही नहीं हुआ एक तरीके से, क्योंकि कहीं पे भी ट्रांजिशन फेज आया ही नहीं, क्योंकि हमेशा ये बराबर रहा, और जब ये बराबर है तो एफ एस और एफ के भी तो बराबर हो गए ना। ऐसा कुछ एग्जांपल देना जिसमें ये बराबर है। अभी उसी को यही समझा रहा था, तब तो बतिया ले। मैंने कहा कि कोई दो ऐसे सरफेस नहीं होते जिसके लिए बराबर हो जाए, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकते हैं। कोई सरफेस इतना स्मूथ हो जाए कि उस पे जब बॉडी चल रही है या फिर रुकी हुई है तो ऑलमोस्ट सेम कोफिशिएंट लग रहा है फ्रिक्शन का। ठीक है तो ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकते हैं, एग्जैक्टली कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन हमें न्यूमेरिकल भी तो करने हैं, और वो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल थोड़ी ना करवा रहा है। तुम्हें तो अभी कुछ भी नहीं पता, प्रैक्टिकली तुम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तुम सिर्फ वो फिजिक्स पढ़ रहे हो जो तुम्हें समझ में आ जाए। प्रैक्टिकल फिजिक्स पे आते ही इतने सारे पैरामीटर आ जाएंगे, सोल्व करते करते मर जाओगे। ठीक है क्या? नहीं कभी नहीं पढ़ोगे तुम, नहीं पढ़ोगे कभी। मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज इतनी टफ होती है, इतनी टफ होती है कि अगर तुम 1 इंच बाय 1 इंच का सोइल सैंपल ले लो और इसकी स्टडी करने लग जाओ, 6 साल लग जाएंगे पीएचडी करने में। ऐसी होता है अभी तुम्हारी जितनी अकल एब्जॉर्ब कर पा रही है उतना ही तुम्हारा सिलेबस है, उससे ज्यादा नहीं दिया उसने, वरना एक एक टॉपिक इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। अभी भी तुम्हें क्या लग रहा है कि नॉर्मल तुमने पूरा पढ़ लिया, फ्रिक्शन तुमने पूरा पढ़ लिया, तुम्हें भी पता है कि हमने बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट की हैं, बहुत सारी चीजें अवॉइड कर दी, और बहुत सारी चीजों को काउंट नहीं किया। लग कर लो उनको काउंट, फिर पढ़ के दिखाओ एक बार फिर वही पढ़ाऊंगा मैं, सिलेबस भूल जाओ। मेरे को, मैं वो थोड़ी ना पढ़ाने आऊं जो मेरे को आता है, मैं वो पढ़ाने आऊं जिससे तुम्हारे नंबर आ जाए। ठीक है, जो मेरे को आता है वो तब पढ़ेंगे जब तुम, मेरे को लग जाएगा कि हाँ तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो हो गया, क्लियर हो जाएगा, इतना तुमने पढ़ लिया। जब मैं ये वेरीफाई कर लूंगा तब जो मेरे को आता है वो भी पढ़ा लूंगा। अच्छा, दोनों ग्राफ क्लियर हो गए तुम्हारे? यहां तो कोई परेशानी किसी को? श्योर? ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल या फिर न्यूमेरिकल वगैरह करना शुरू कर देते हैं, है ना। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह पढ़ा है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है? तो एंगल ऑफ रिपोज पे भी बात कर लेते हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, सुनो, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। किसी के पास कोई फट्टा वगैरह है? ये फट्टा होता है? खैर छोड़ो छोड़ो, हो गया, उससे तो बेटर ही। अब सुनो, सामने देखो सब ध्यान से। इस फोन पे कैप रखी हुई है, रेस्ट कर रही है, फ्रिक्शन कितना? अब मैंने इसका एंगल बढ़ाया, एंगल बढ़ाते ही क्या इस पे, इस सरफेस के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होने लगे? कौन से फोर्स जनरेट होने लगे? ये थीटा पे इंक्लाइंड है कोई प्लेन,
इस पे जैसे ही तुमने मास रखा तो mg तो यहां बनेगा, यहां mg साइन थीटा, यहां mg कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि अब इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स आ चुका है जो इसको मूव करा सकता है, इसके पास टेंडेंसी है इसको मूव कराने की, तो क्या तुरंत ही फ्रिक्शन आ जाएगा दुनिया में। और फ्रिक्शन तुम्हें बता दूं कितना चालाक फोर्स है, जो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी एडजस्ट करता है उसी मोमेंट। जैसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, मतलब अगर सर अचानक से दूसरी तरफ लगता है एक्सटर्नल फोर्स तो फिर फ्रिक्शन होता है। हाँ ऐसे ही, जैसे मान लो कि मैंने इस पे इधर से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा उतना ही जितना मैं लगा रहा हूं, अगर मैं लिमिट में लगा रहा हूं तो। इधर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, मैं यहां लगा रहा हूं तुरंत यहां लगा दिया एकदम, तो उसी मोमेंट ये फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। अगर मैंने इन दो डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा डायगोनली टेढ़ा, ताकि इसके कंपोनेंट टूटे और उन दोनों को बैलेंस कर दे। देख रहे हो कितना चालाक है ना, एकदम वही वाला 11 मुल्कों की पुलिस वाला आदमी। तो फ्रिक्शन फोर्स इतने तेजी से और इतना सही एडजस्ट करता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों एडजस्ट करता है। डायरेक्शन तो लेगा बिल्कुल अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स की जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, और मैग्नीट्यूड सेम लेगा उसका, ठीक है। तो जैसे ही mg sin थीटा इधर पैदा हो गया और फ्रिक्शन को पता लगा कि इसमें टेंडेंसी है मोशन कराने की, रिलेटिव मोशन कराने की इसके पास टेंडेंसी है, तुरंत ही f इधर लगने लग जाएगा। तो क्या तुम ये देख रहे हो, कभी कभी इस एंगल की वजह से भी फ्रिक्शन का जन्म हो जाता है, क्योंकि ये एंगल किस किस को जन्म दे रहा है, नॉर्मल को, रफ सरफेस है, और एक एफ एक्सटर्नल एजेंट जो रिलेटिव मोशन करा सकता है। तो तीनों बना दिए इस एंगल ने, तो इस एंगल की वजह से फ्रिक्शन भी आ गया। यहां तो कोई परेशानी नहीं। अब ये मूव नहीं कर रहा, अब ये मूव इक्विलिब्रियम में है, इसको और ऊपर किया, इसका एंगल और बढ़ाया, अब ये यहां बनने लग गया, अब ये यहां बनने लग गया, ठीक है, तो थीटा बढ़ गया। तो अब क्या mg sin थीटा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कैसे बताता हूं, मैथमेटिकली देखो इस चीज को। अगर मैं थीटा बढ़ाऊं तो sin थीटा इंक्रीज होगा, और इसका मतलब mg sin थीटा भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। और वहीं भी अगर थीटा बढ़ाता हूं cos थीटा डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर cos थीटा डिक्रीज होगा तो म्यू एस एन भी डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एन किसके बराबर है, mg cos थीटा भी डिक्रीज होगा। और ये यही क्या चीज है, यही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो सर mg का तो सारा उसका इफेक्ट है वो सारा इस तरफ चला जाएगा। सारा नहीं जा सकता ना कभी, मतलब सारा क्या जाएगा, सारा तो कभी भी नहीं जाता, थोड़ा बहुत हाँ भटके जाएगा ना, ऐसे तो नहीं है ना। अगर सारा इफेक्ट इधर डाल दिया, नॉर्मल क्या कर रहा है, ये तो जीरो हो गया। ये जीरो होते ही ये mg से नीचे चला जाएगा, इसके अंदर इंक्लाइन के अंदर यहाँ, ठीक है। तो मान लो अभी भी ये रेस्ट पे है, लेकिन क्या इसका फ्रिक्शन कम हो गया और एक्सटर्नल एजेंट बढ़ गया, रिलेटिव मोशन कराने वाला फोर्स बढ़ गया। अब मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, अब एंगल को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया। अब इस एंगल पे ये मोशन स्टार्ट कर देगा, और जिस एंगल पे जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाला होगा उस एंगल को थीटा से क्या बोल देते हैं, फाई। और क्योंकि इस मोशन पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, इस मोशन पे इक्विलिब्रियम टूट गया, ये मोशन चालू कर दिया, या फिर ये वो एंगल है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, दोनों एक ही बात है। तो इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। समझ आया क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? क्या क्या वो अभी अगली क्लास में मेरे को ये दोबारा से शुरू कराऊंगा रिवीजन के नाम पे। अभी मैं तुम्हें बस ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, क्योंकि मैं इसको इससे भी रिलेट कराऊंगा, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन से भी रिलेट कराऊंगा शॉर्टकट बनाने के लिए। क्या नहीं, मैं सोच रहा था ये एंगल ऑफ रिपोज पूरा बता के और इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेट करा के और फिर उस पर न्यूमेरिकल कर ले साथ आप। क्या 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 कह रहा है? सपने बहुत अच्छे देखते हो। देख, जब तक मैं कुछ ऐसा अपना चेक पॉइंट नहीं बनाऊंगा तो भागूंगा भी कैसे फिर? मोटिवेशन क्या होती है? ऐसी कोई चीज नहीं होती, मजबूरी होती है। क्या 10 मिनट में तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी।
मैं रिलेट कराने बैठूंगा तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। अच्छा इसको बहुत भूख लगी, हाँ इधर आ, किताब लेके आइयो, दो मोटी मोटी किताबें लेके आइयो। इनको तो बस इम्पल्स का वो देखना है, इफेक्ट देखना है। अरे दो मोटी मोटी किताबें लेके आ, ऐसी ऐसी तो 4-5 ले ले। हाँ क्लास हो इधर आ दो। अच्छा सुनो, बातें कोई नहीं करेगा, शांत रहो, जिसको इम्पल्सिव इफेक्ट देखना है वो देख लो, बाकी चुप बैठ के या फिर घर चले जाओ। शांत रहोगे? देखो छुट्टी हो चुकी है, घर जाना है, शांति से घर जा सकता है, वो बात नहीं करनी है। चुप। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ इतनी दूर से पंच करने वाला हूँ, है ना? दुर्गा माता शरीर में ताले वाले तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? सिर्फ वेलोसिटी का। किसका? अगर मैं वेलोसिटी मोर देन अपने जितनी भी जो भी नॉर्मल रिएक्शन होता है उससे ज्यादा वेलोसिटी रखूंगा तो इफेक्ट बढ़ जाएगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है?